थोड़ा सा आज के लिए रिक्वेस्ट है, आई विल फाइंड आउट अ मैकेनिज्म एंड 100% कल से आपको इश्यूज नहीं होगा. मतलब जितना अपन क्लास का साइज है उतना ही एडमिशंस देंगे, डोंट वरी प्लीज. उनको पीछे वर्चुअल के अंदर गाइड कीजिए आज के लिए, एक बार के लिए. सचिन पीछे उनको वर्चुअल में गाइड करो. दस्ती मैम को भी बोल दो एक बार के लिए. ठीक है. Okay, can we get started now? Now at this, please, in the class, I want pin drop silence now. थोड़ा माइक का आवाज बढ़ा अतुल. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें. रिकॉर्डिंग. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई सेड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. अ सिंसियर रिक्वेस्ट, फेस टू फेस स्टूडेंट्स, यू डू नॉट टॉक फॉर सम टाइम. लेट मी डू द टॉकिंग. आप थोड़ा शांत रहो तो शायद फायदा होगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी टॉक. Otherwise, it will be a waste of time. I don't want that to happen. I hope इतना sincere request आप मानेंगे. ठीक है? चलो, we'll get started now. On the left side, perfect. Online students, good morning to you as well. I hope you guys are doing great. That's it. Let's continue now. ठीक है? उससे ज़्यादा तो आप क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, वो हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं. So, let's get started with a new subject for you guys that is called as auditing. Now, earlier this subject was called as auditing and assurance. अब नए syllabus में पहली बार ICAI ने बोला let's remove the word assurance and इन्होंने assurance की जगह एक word add किया that is called as auditing and ethics. तो सबसे बड़ा question तो ये होगा कि भाई what is ethics for you and why this part is added in your syllabus. ये actually में नया syllabus है भी कि नहीं है. You're understanding? So there are a lot of questions around it. You are supposed to respond only when asked you questions, and I'll give you a lot of opportunities. Honestly, I believe in interactive class. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग genuinely कुछ questions का answer दें, तो थोड़ा मुझे भी मजा आएगा, and that's how the lectures will go. तो let's start with very basics. सबसे पहले, what is the meaning of the word auditing? Have you guys ever heard of auditing? सुना है क्या आप लोगों ने? अच्छा, तुम लोग तो लॉ भी पढ़ के आए हो. सेक्शन 138 से 148 पढ़ के आए रहेंगे, है ना? तुम तो इंटरनल ऑडिट पढ़ के आए रहेंगे, एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ के आएंगे, है ना? यही टेंशन है मेरे को. फिर तुम थोड़ा कॉस्ट ऑडिट भी पढ़ के आए हो क्या? सेक्शन 148 ऐसा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट. ऐसा कॉस्ट रिकॉर्ड्स के रूल्स भी पढ़ के आए हो ना तुम लोग? नहीं पढ़े क्या? चलो ठीक है. ऑडिट कमेटी वगैरह पढ़ के आए सेक्शन 177. आई एम आस्किंग, मुझे नहीं पता. पढ़ के आए ऑडिट कमिटी. सेक्शन 177 इज ऑन ऑडिट कमिटी. अच्छा, ओके. बस उतना ही रिस्पॉन्स, ज्यादा नहीं. चेहरे से समझ जाएगा मुझे. सो आप फिर तो ऑडिट का डेफिनेशन भी पढ़ के आए रहेंगे आराम से. तो एक काम करते, फिर वो टाइम वेस्ट क्यों करते हैं ऑडिट के डेफिनेशन में? बराबर है ना? सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, तुम्हारे में से कोई कुछ लोगों को लेट्स पिक and let's understand what is the meaning of the word auditing according to you guys. Anyone wants to answer what is auditing? Raise your hands, we'll give an option to talk. हाँ, बोल बेटा. Examination of financial information. That is auditing? That's it? मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना is auditing, ऐसा? Okay. To give an opinion. Okay. Who will give the opinion? Auditor. For whom? Okay. Sit down. ठीक है. हाँ. No. What will you check there? Which standards? Auditing standards. So you will check whether financial statements are as per auditing standards. Something like that. Okay, very nice. मेरे को डर था इसीलिए. See,
इसे इंपॉर्टेंट है. बिफोर आई गेट स्टार्टेड आई शुड नो वेयर यू आर, सो वी स्टार्ट फ्रॉम देयर शुड नॉट बी ए मिसमैच. मतलब मेरा हमेशा का यही तरीका है आइडियली. यहां पे कोई तो था हु वांटेड टू आंसर. यस. सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. मेरे को मालूम था कोई तो मेरे से बेटर डेफिनेशन याद करके आएगा ना यार. ऐसा मेरे को लग ही रहा था कोई तो रहेगा ना यार. एक मिनट रुको ना. हाँ, अरे एक सेकेंड. ये तुम लोग को ये जो आदत है ना बहुत, कोई बोलता है तो परेशान करते रहने का उसको. प्लीज लेट दैट पर्सन टॉक. आई विल मेक फन, डोंट वरी प्लीज. मतलब कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा, या कंपनी का पर्पस प्रॉफिट कमाना हो या नहीं हो, डिफरेंस है. अच्छा बोल रहा, तुमको डाउट समझ में आया क्या मेरा? आई विल एंश्योर यू ऑल अंडरस्टैंड द डाउट, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, देखो अभी बैठ जा. इसने देखो कुछ कुछ वर्ड्स बोल दिए. इसने बोल दिया ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है. इसने बोल दिया ओपिनियन देना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है. इसने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा. मतलब टू मेनी वर्ड्स इन वन डेफिनेशन. और फिर स्टार्टिंग में बोला सिस्टमैटिक भी ऑडिट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए. तो अभी वो इंडिपेंडेंट क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, या उससे बड़ा क्वेश्चन, इज ऑडिट ओनली अबाउट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? It is not like that. See, audit is an open-ended word. It can be any information. It doesn't have to be always financial statements. एक बात सोचो, आपको लॉ के अंदर इंटरनल ऑडिट वर्ड भी पढ़ाया होगा. कम से कम इतना तो बताया होगा कि इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करता है. ऐसा बोला था क्या कुछ तो ऐसा कि मतलब सर कुछ तो दो ऑडिटर होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिटर, एक होता है एक्सटर्नल, ऐसा कुछ तो बोला होगा, बराबर है कि नहीं है? See, it's okay, I understand. But उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो, मतलब ऑडिट इज नॉट जस्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रादर वी कैन से इट्स एग्जामिनेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स. मतलब जहां पर आप कुछ इंफॉर्मेशन को या फैक्ट्स को एग्जामिन करने वाले हो, चेक करने वाले हो. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, रादर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स का भी ऑडिट हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल्स का भी ऑडिट हो सकता है, कंप्लायंसेस के लिए सेक्रेटरियल ऑडिट भी हो सकता है, इनकम टैक्स लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स ऑडिट भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट? रादर अब तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया. हैव यू हर्ड ऑफ ईएसजी ऑडिटिंग? There is something called as environment and social governance. उसका ऑडिटिंग भी आ गया है, ESG ऑडिट भी आ चुका है. तो मतलब see, don't just go with the definition directly. Please try to understand. सबसे पहले when we use the word audit, it means examination of some information. अब ये कोई इंफॉर्मेशन चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है या कुछ और बताती है, वो हम डिस्कस करेंगे. बट इट इज एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स. वो सिंपल शब्दों में ऑडिट कहलाता है. सर एक बात बताओ, ऐसे तो आपने बहुत सारे ऑडिट्स बोले हैं, हमारे सिलेबस में कौन सा ऑडिट है? हमारे सिलेबस में मेजर फोकस कहां होगा? तो आपके सिलेबस में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. कौन सा ऑडिट? इसी वजह से आप लोग जब डेफिनेशन याद भी करते हैं या कहीं रीड करते हैं, वहां वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही रहता है. बिकॉज मेजॉरिटी केसेस के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पे आपका जो ऑलमोस्ट 90 से 95% सिलेबस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के ऊपर है. बट इसका मतलब ये नहीं है दैट ऑडिट इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. ऑडिट इज अ ब्रॉडर वर्ड. उसमें और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो हम धीरे 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 बेस बिल्ड करके डिस्कस करेंगे. एक काम करते हैं, एक बहुत सिंपल शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग आप सब लोग या तो ग्रुप 1 का पढ़ाई करके आ चुके हो या कुछ बच्चे ग्रुप 1 का एग्जाम लिख के आ चुके हैं. कैन आई अज्यूम दैट देयर विल बी अ मिक्सचर? देयर विल बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रुप 1 का एग्जाम लिखा होगा, अब वो ग्रुप 2 अटेंड कर रहे हैं, एंड कुछ बच्चे जिन्होंने ग्रुप 1 के लेक्चर्स कल ही शायद कंप्लीट किए होंगे या 2-4 दिन पहले कंप्लीट किए होंगे. थैंक यू. इतना इंफॉर्मेशन, ज्यादा दिल की बात मैं नहीं करता, बहुत है इधर. तो सिंपल आपका मेरा assumption है you have basic understanding of group 1. Do one thing, take out your notebooks. I hope you have a notebook. I want a separate notebook for auditing all together. Please, अगर आज नहीं है आपके पास तो पड़ोसी से पेज ले लीजिए एक. बट कल से मेरे को एक सिंसियर ऑडिट का सेपरेट नोटबुक चाहिए. टेक आउट योर नोटबुक्स. ऑनलाइन पब्लिक आपको भी टाइम पास नहीं करने का है, मूवी नहीं चल रहा है. नोटबुक निकालो आप भी चुपचाप, और जो बोलता है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो. चलिए
इन योर नोटबुक्स गिव अ फर्स्ट हेडिंग. पहला हेडिंग लिखिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नोटबुक में जाइए, पहला हेडिंग लिखिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नोटबुक में जाइए एंड पहला हेडिंग लिखिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पहला हेडिंग लिखिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइस? सुना आप लोगों ने ये चीज? हैव यू प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ग्रुपों ने बनाया होगा ना? बताइए व्हाट ऑल इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डू वी इंक्लूड बैलेंस शीट? डू वी इंक्लूड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? आता है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है क्या? नोट्स टू अकाउंट्स आता है क्या? सुना है क्या सब? पक्का? हैव यू हर्ड ऑफ वन मोर थिंग? SOCE. There is something called as Statement of Changes in Equity. अब सुनिए मेरा बात शांति से. कुछ बच्चों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है उनको थोड़ा एक ओवरव्यू दूंगा इसके बारे में. देखो मैं ना एकदम बेसिक से, आई एम अज्यूमिंग कि आप ग्रुप 1 पढ़ के आए हो, बट फिर भी जो भी एक ऑडिटर के माइंडसेट को, उस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लगेगा वो मैं 100% ऑन अ डे टू डे बेसिस आपसे डिस्कस करते जाऊंगा, ताकि आप वो माइंडसेट को अडेप्ट करना शुरू कर दें. तब जाकर के ऐसा होगा कि हम इनके कुछ स्टैंडर्ड्स आएंगे डिटेल में, उनको समझ पाएंगे. देखो एक चीज ध्यान रखना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है दैट ऑडिट को 3 घंटे पढ़ाया जाएगा एक दिन के अंदर. आज तक मतलब सिंस डे 1 मेरे को बहुत ही वियर्ड टाइम्स मिले, 2 to 4 पढ़ाने के लिए मिला है, 4 to 6 मैंने हर टाइम स्लॉट में पढ़ाया है. लिटरली ये टाइम स्लॉट है जो मैंने मांगा, ये मेरे को चाहिए. समझ लो मेरा बात. तो फाइनली मेरे को अच्छा टाइम स्लॉट मिला, बट एक नया प्रॉब्लम है. इस बार मेरे को 2 महीने में ग्रुप 2 खत्म करने का है. तो विद इन दीज 2 months वी हैव टू फिनिश द एंटायर सिलेबस. और मैं संडे को लेक्चर लेता नहीं हूं. समझ लो मेरा बात, मेरा प्रॉब्लम है वो. समझ लो मेरा बात, मैं संडे को लेक्चर लेता नहीं हूं. मैं शायद, वो भी आपको पहले बोलता हूं, ऑब्वियसली नया सिलेबस है, बट आज तक कंफर्म है, हमेशा ऐसा किया है, लास्ट 2 संडे मुझे लेक्चर लेना पड़ता है. बट पहले से जो भी संडे आएगा मैं कोई लेक्चर आपका नहीं लेने वाला हूं. आई डोंट लाइक इट माई सेल्फ, इट्स माई चॉइस. समझ लो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरी भी जिंदगी है. समझ लो मेरा बात, जो मुझे जीना है, बराबर है क्या नहीं है? आपको नहीं दिखाना है पर जीना है. समझ लो मेरा बात आइडियली. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. एक वो सिंसियर रिक्वेस्ट है. तो आपसे क्लियर बात बोलता हूं, 3 hours can be little tough, but one advantage is there is a break in the middle, but that is also a disadvantage. It is a lunch break. So please compromise a little on lunch. मतलब do not overeat, I would say. थोड़ा कंट्रोल के अंदर, because that after lunch 1 hour slot can be little challenging ideally. तो एडवांटेज भी है कि हमने उसको 3 आवर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो शायद ये डाइजेस्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. ऑनेस्टली मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट है. 3 घंटे फाइनल का पढ़ाना बात नॉर्मल होता है, क्योंकि फाइनल के बच्चे को पता है मेरे को पास होना है, तेरे को भी पता है, बट उसका स्ट्रेस तेरे साथ में ऐड करके और 15 चीजें भी होती है, क्योंकि उसको ऑफिस में भी जाना होता है, ऑफिस के अंदर बैठ के काम भी करना होता है, उसके डेडलाइंस भी होते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस इन मैच्योरिटी लेवल. इस वजह से वो चुपचाप 3 घंटे सुन सकता है, नींद आया तो चुपचाप फिर भी सुन लेगा, वो सोने का ट्राई नहीं करेगा. तुम पक्का ट्राई करोगे, आई नो यू रियली वेल, और मेरे को उससे नफरत है, ये भी आपको बता रहा हूं. तो डोंट वरी अबाउट दिस. थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट वी विल एंश्योर कि अपन प्रॉपर सिंक के अंदर रहें. इन द मिडिल वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन न्यू एग्जांपल्स, जिससे सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि अपन सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटर्नल वर्ल्ड का डिस्कशन भी करते रहेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा एक यू कैन से क्लास के अंदर मोटिवेशन रहेगा सुनने का. दैट इज ऑल आई वॉन्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. सो उतना सा रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सिंसियरिटी मेंटेन करना. अभी के लिए पहला पार्ट शुरुआत करते हैं. नोटबुक में हेडिंग लिखिए जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन था सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही है क्या जो हम पढ़ के आए हैं? बिल्कुल वही 5 चीजें हैं इसके अंदर. बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज SOCE. नाउ आपने किसी कंपनी का कभी अगर एनुअल रिपोर्ट देखा होगा, इट्स कॉमन, मतलब एट अ इंटरमीडिएट लेवल. अब आप ग्रुप 2 में आ गए हो, आपको थोड़ा लॉ का अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स आता है, आप अभी थोड़ा टाइम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पढ़ाई भी शुरू कर देंगे. तो मतलब यू आर केपेबल इनफ टू स्टार्ट मे बी गोइंग थ्रू वंस इन अ वाइल एनुअल रिपोर्ट्स. एंड जब आप एनुअल रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप RIL ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, कोई भी ले लो, मतलब दीज 2 आर माई पर्सनल फेवरेट्स. लेट्स टॉक अबाउट RIL. एनुअल रिपोर्ट आपने सुना होगा गाइस. इट्स अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंपनी जो ईयर एंड पे बनाया जाता है.
इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब अगर जेन्युइनली आपको किसी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए तो उस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आईटी कंपनी का बात करोगे, आईटी इंडस्ट्री के अंदर पिकअप टीसीएस और इन्फोसिस, मतलब यू जस्ट पिक द बेस्ट ऑफ द लॉट इन अ इंडस्ट्री, उसका एनुअल रिपोर्ट निकालो, आपको जेन्युइनली उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज देखने को मिलेगा, रीड करने को मिलेगा। लाइक सिंपल एग्जांपल, आरआईएल की रिपोर्ट में देयर इज अ कमेंट ऑन द इकोनॉमी, आई डोंट नो वेदर यू रीड दिस, द फर्स्ट पेज, रीड दिस पार्ट। As the Amrit Kal unfolds, India will witness an unprecedented explosion in the economic growth from a $3 trillion economy. India will grow to $40 trillion by 2047. And this statement is in RIL. मतलब it is India's market cap के terms के अंदर one of the biggest companies. Obviously share price ऊपर नीचे होगा तो market cap भी change हो सकता है, but RIL is number one in general. I hope you understand that. मतलब उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में ऐसा स्टेटमेंट आना इज वन ऑफ द बिग थिंग्स, मतलब आइडियली दे आर नॉट गोइंग टू डू, उसको किसी को इंप्रेस नहीं करने गए, वो ये लिख रहे हैं, मतलब दे रियली बिलीव इन दैट, यू अंडरस्टैंड दैट, एंड दे बिलीव दैट इंडियन इकोनॉमी इन द कमिंग नेक्स्ट 15 to 20 years विल एक्सपीरियंस व्हाट यूएस एक्सपीरियंस्ड ईयर्स बैक, डेकेड्स बैक, जो यूएस एक डेवलप्ड कंट्री बना था, दैट आज लोग सबसे मेच्योर्ड मार्केट, सबसे डेवलप्ड इकोनॉमी जापान एंड यूएस, एंड ऑब्वियसली पोटेंशियली साइज के टर्म्स में यूएस बड़ा है इन कंपैरिजन टू जापान, जैसा लोग अज्यूम करते हैं वैसा ही ग्रोथ उनको लगता है इंडिया एक्सपीरियंस करेगा आने वाले 20 साल के अंदर, एंड वो नंबर देख के लगता है, मतलब जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ $40 trillion, इट्स अ वेरी बिग नंबर फ्रॉम टुडे पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखो तो आज आपको इलॉजिकल लगेगा, सेंसिबल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, 30 to 40 इतना जल्दी नहीं हो सकता है, बट देन दैट इज द मल्टीप्लायर ग्रोथ। एक पॉइंट के बाद में जब वो ग्रोथ इतना फास्ट होगा कि हर $1 trillion हर एक साल में ऐड होने वाला है, जो अपने एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होता है। एनीवेज, एनुअल रिपोर्ट में आपको जेन्युइनली बहुत बढ़िया चीज मिलती है, उसमें से एक चीज रहेगा, कैन यू सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां आपको मिलेगा स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेट। एक अच्छा काम हो गया आईसीआई ने, वो जो एडवांस अकाउंट्स को हटा करके ग्रुप 1 अकाउंट से मर्ज किया, कम से कम तू मुझे जिंदगी में ये नहीं बोल सकते हो व्हाट इज अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं तो मेरे को 15-20 मिनट से आधा घंटा तो ये बताना लग जाता है कम से कम कि सीएफएस होता क्या है, मतलब 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, कैन आई अज्यूम इतना आपको पता है, ऐसा अजम्पशन कर सकता है मैं पक्का? सो वन इज एसएफएस, सेकंड इज सीएफएस। व्हेन वी गो टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब एक चीज नोटिस करेंगे, वन सेकंड, आएगा आएगा आएगा, एक काम करते हैं, चुपचाप नॉर्मल रास्ते से चलते हैं, वन सेकंड, शुड बी अराउंड, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे पहले, अब अगर आप एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, एट द स्टार्ट देयर इज अ हेडिंग कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब सर क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग लिख करके सबसे पहले क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट आ रहा है, तो सर माय क्वेश्चन टू यू इज दिस ऑडिट रिपोर्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? Is this audit report part of financial statements? Is this audit report part of financial statements? How many of you think sir, हाँ, मतलब अभी उसने हेडिंग लिखा, आरआईएल ने चुपचाप हेडिंग लिखा है, मतलब आप क्यों दिमाग लगा रहे हो सर? अतुल किधर है? हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जस्ट गिव मी 1 second। It's because of the connector, I guess. Should work seamlessly now. Let me try. Yep. It's fine. Okay. उसको बुला रहे अतुल को 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, अतुल को बुला जरा।
अतुल उसको एप्पल टी पे स्विच कर देना जरा, एक मिनट रुक जरा, लेट्स सी कनेक्टर अभी मिसबिहेव कर रहा है क्या, रुक जा, नहीं ठीक है, परफेक्ट, तेरे आने का वेट कर रहा था। ओके सॉरी, लेट्स कम बैक। माय क्वेश्चन टू यू, इज ऑडिट रिपोर्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग के बाद में सबसे पहले आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट ही आ रहा है। प्रॉब्लम है तो इसके अंदर कनेक्टर की वजह से इशू आ रहा है, वो मूव कर रहा है बट वो सिंक में मूव नहीं कर रहा है। तू जरा चेक कर, मैं इनसे डिस्कस करता है। नॉर्मल एप्पल टीवी बैठा था तो मिररिंग किया पर ये प्रोजेक्टर, तू कर फटाफट वो चीज। रुक जा जरा, अभी ठीक है, सीमलेस हो गया ऑटोमेटिकली। उधर ही बैठने का, वरना मैच हार जाते हैं हम। चलो हाँ, सो ओके, लेट मी टेल यू डायरेक्टली द आंसर। ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय लॉ डेफिनेशन के अंदर ऑडिट रिपोर्ट वर्ड नहीं आता है, बट ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब आप किसी एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे, पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा एंड देन ओनली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल स्टार्ट। ऑल्दो द हेडिंग इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट नॉर्मली आपको पहले कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा एंड उसके बाद में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। सो व्हेन आई लुक एट द वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, डज दैट मीन ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का रिपोर्ट है? ऐसा लग रहा है क्या रिपोर्ट का हेडिंग देख करके? ऐसा लगता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर का रिपोर्ट है क्या कोई और रिपोर्ट है? अरे तुम पढ़ के आए हो सेक्शन 139, 148, 138, अभी तो बोले थे स्टार्टिंग के अंदर। भूला भूला करके कुछ नहीं होता ऐसा। इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमसे मैं, मतलब तुमसे टाइटल पूछ रहा हूं। लुक एट द नेम ऑफ द रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इज दिस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट रिपोर्ट? तुम यार बहुत क्वांटिटी में हो बट आंसर एक भी नहीं दे रहे तुम मेरे को। हाँ, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिपोर्ट है। क्यों ऐसा लगता है तेरे को? आर यू ट्राइंग टू से इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट? अरे तुमने आंसर दिया था क्या पहले? नहीं, चुप एक मिनट। हाँ, आर यू ट्राइंग टू से इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट? नॉट इंडिपेंडेंट क्यों? होता नहीं हो सकता है, देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ। अरे सेक्शन 138 बोलता है इंटरनल ऑडिटर कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डजंट मैटर ऑलवेज। ऐसा इसका मतलब ही नहीं हमेशा इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय होता है। समझ में आया क्या? कट जा, गलत जवाब। कभी जिंदगी में किसी भी ऑडिटर को यह मत बोलना कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। चाहे आप इंटरनल ऑडिटर हो, चाहे आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, चाहे आप कॉस्ट ऑडिटर हो, हर ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। हां, कैन देयर बी अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस? यस। कैन देयर बी अ लॉ विच टेल्स यू कि इसके लिए इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट्स क्या है एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स कम है? वो हो सकता है, ये मैं मानता हूं, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कभी। बच्चों ध्यान रखना जिंदगी में, लेट्स से आप तो आर्टिकलशिप का इंटरव्यू के लिए गए, आपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में अप्लाई किया और उसको देख के बोला हम तो इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है वैसे भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू नॉट मेक दिस ब्लंडर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो सकता है? हाँ, उस चीज पे जाएंगे अपन, वो क्यों मैकेनिज्म बना है वो भी आपको बताऊंगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, डोंट वरी अबाउट दिस, बट डू नॉट कम टू अ इजी कंक्लूजन। मतलब सर क्वेश्चन नंबर 1 वापस से, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर का रिपोर्ट है? हां, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के रिपोर्ट को ही अलाउ किया है टू यूज द वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट, बट ओनली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर यूजेस दिस टाइटल एज पर लॉ, यूजेस दिस टाइटल एज पर एक गवर्निंग एसे है, SA, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब सर ये एक्चुअली में कौन से ऑडिटर का रिपोर्ट है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर का रिपोर्ट है, चाहे उसको इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बोल दो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोल दो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम आएंगे, आपको बताए जाएंगे। अभी तक मैं ऑडिट के डेफिनेशन पे नहीं गया हूं, अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां देखने को मिलेंगे, एंड उसके पहले एक रिपोर्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इतना बात समझ में आया है क्या आपको? चलो सर, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी अबाउट दिस, विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम। वंस द ऑडिट रिपोर्ट गेट्स ओवर, कैन यू सी अ हेडिंग कॉल्ड एज बैलेंस शीट? ये ऑलरेडी मालूम है आपको, नोटबुक में जाओ, अंडर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले लिखो पॉइंट नंबर ए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? नंबर ए बैलेंस शीट। आपको आता है फिर भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ए बैलेंस शीट। आफ्टर बैलेंस शीट यू विल गेट टू सी there's something called as statement of P&L. Is this your profit and loss account? Write down point number B, statement of profit and loss. A was balance sheet, number B is statement of P&L. Done? ये तो सुना होगा, फॉर्मेट बनाया होगा, प्रिपरेशन किया होगा ना आपने, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया होगा, P&L फॉर्मेट बनाया होगा, कुछ नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? वो नोट्स का अमाउंट ट्रैवल करके जाता है, ऐसा पता है क्या थोड़ा बहुत? और नोट्स कंप्लीट होगा तभी तो बैलेंस शीट P&L कंप्लीट होगा ना। ये कोई मैजिक फिगर्स नहीं होते, ये कोई ना कोई जगह से ट्रैवल करके आते हैं, पता है ना आपको आइडियली। नोट्स टू अकाउंट्स यू आर अवेयर, बराबर है कि नहीं है? चलो सर, बैलेंस शीट P&L के बाद नंबर सी, राइट डाउन पॉइंट नंबर सी, दैट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर सी राइट डाउन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर सी राइट डाउन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सुना है कैश फ्लो स्टेटमेंट? 3 एक्टिविटीज, 2 मेथड, सुना है क्या ऐसा कुछ? मैं अज्यूम कर रहा हूं ऐसा पढ़ के आए हो, पक्का कंफर्म है? पॉइंट नंबर डी, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर डी, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग, नंबर डी, नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। नोट्स टू अकाउंट्स इंक्लूडिंग significant accounting policies. Notes to accounts including significant accounting policies. Have you ever heard of this word guys? Significant accounting policies? सुना है क्या आप लोगों ने ये चीज? Everyone, I want your 100% attention for next 2 to 5 minutes. एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा, ढंग से सुनिएगा। नोट्स टू अकाउंट्स मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट P&L देखने से पहले आपने हमेशा जाना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि नोट्स टू अकाउंट से पता चलेगा कंपनी ने अकाउंटिंग करने के लिए क्या क्या एएस एंड इंड एएस के मेथड्स एंड पॉलिसीज को फॉलो किया है। फॉर एग्जांपल, आप डेप्रिसिएशन का बात करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी का बात करेंगे, इंपेयरमेंट लॉस का बात करेंगे, सुनेगा वर्ड को जैसा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बात करेंगे, लीजेस का बात करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बात। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुन के आए हो, कैसा लग रहा है क्या? हमने उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को या स्लैश करके वर्ड आता है इंड एएस। वन इज एएस स्लैश इंड एएस। व्हाट इज इंड एएस? थोड़ा एक उसका ओवरव्यू भी आपको दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। नॉर्मली जिन कंपनीज के हम एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये लोग इंड एएस कंप्लाई करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? इंड एएस। एंड दिस इज देयर सिंस ईयर्स। अनफॉर्चुनेटली आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में इंड एएस नहीं है, जो आपको सीए फाइनल के अंदर एक्चुअली पढ़ाया जाएगा। द ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट इज गिवन टू यू एट अ इंटरमीडिएट लेवल। छोटा सा टाइम बस है, मतलब ना के बराबर है। एक्चुअल इंड एएस फाइनल में आएगा। तो सर, जब मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता हूं नोट्स टू अकाउंट्स में, लुक एट द फर्स्ट थिंग, पहला चीज क्या दिखता है? देखो, लुक एट द हेडिंग, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। मतलब बेसिक कंपनी क्या है, आरआईएल के बारे में एक बेसिक सा ओवरव्यू देगा। ऑब्वियसली आरआईएल का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए एनुअल रिपोर्ट के इनिशियल पेजेस पढ़ोगे तो ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ये एक फॉर्मेलिटी के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आरआईएल क्या है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका अगला नोट। लुक एट द नेम, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। कोई भी कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखते हो या P&L देखते हो, टाटा मोटर्स रेवेन्यू 3,40,000 करोड़ है, बता दे रहा हूं, रियलिटी है ये। टाटा मोटर्स 3-3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है ईयरली रेवेन्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, बराबर है कि नहीं? प्रॉफिटेबल तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी हुआ है, अभी के लिए। मेरा बात सुना वापस से। तो सर 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। अब सर रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मैकेनिज्म क्या है? रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें आती है, अलग अलग सेगमेंट्स क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? रेवेन्यू के नंबर से कुछ समझ में नहीं आएगा।
वो रेवेन्यू का नंबर कैसे अराइव किया गया है, किस तरीके से उसका अकाउंटिंग किया गया है, उसके बाइफर्केशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन कहां से मिलने वाला है, नोट्स टू अकाउंट से। दैट इज व्हाई दे से अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना है तो शुरुआत कहां से करना होगा, नोट्स टू अकाउंट से। और जब आप ऑडिटर हो, ये आदमी ऑडिटर क्या करने वाला है, एग्जामिनेशन करने वाला है, तो डायरेक्टली बैलेंस शीट का एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्टली पीएनएल का एग्जामिनेशन नहीं। पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड ये कंपनी अकाउंटिंग कैसे करता है, ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए एएस या इंडेस दोनों में से क्या कंप्लाई करता है, उसको हर एक एलिमेंट को समझना पड़ेगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है। आपको एएस और इंडेस क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आप ये चेक कर सकते हैं कि एक कंपनी एज अ ऑडिटर जब आप जाएं, इन्होंने ढंग से एएस इंडेस को कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। बट फॉर दैट आई नीड टू रीड द नोट्स टू अकाउंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसीलिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से थे। हमने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे किया, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे किया, हमने लीजेस के लिए क्या मेथड यूज किया है, डिस्क्लोजर्स कैसे दिए हैं, एएस इंडेस का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका रेफरेंस आना चाहिए कहां पर, नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर नोट्स टू अकाउंट्स में आपके डिस्क्लोजर्स आते हैं। कुछ ऐसा याद करो, रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर आता है, किधर मिलेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। सेगमेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर आता है, किधर मिलेगा, लीजेस के लिए डिस्क्लोजर आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का डिस्क्लोजर आता है, वो सब कुछ किधर है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर है। मतलब ध्यान रखना बच्चों, चाहे आप ऑडिटर हो, चाहे आप इन्वेस्टिगेशन, एक वर्ड आएगा इन्वेस्टिगेटर हो, चाहे आप वर्ड सुना क्या, फॉरेंसिक ऑडिट, कुछ तो कभी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है, चाहे आप कोई भी हो, बिना नोट्स टू अकाउंट्स के आप बैलेंस शीट पीएनएल को हाथ भी नहीं लगाते हैं। आप पहले नोट्स टू अकाउंट्स गो थ्रू करेंगे, उसमें सबसे पहले क्या गो थ्रू करेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। हो सकता है आईसीआई आपसे एमसीक्यू में बीकॉम लेवल क्वेश्चन पूछे कि भाई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन से एलिमेंट में आता है, तो आप बोलोगे बैलेंस शीट में आता है, पीएनएल में आता है। ध्यान रखना, इट इज इंक्लूडेड इन माय नोट्स टू अकाउंट्स। इज दिस क्लियर टू यू? बहुत लोगों को पता होगा तो अच्छा बात है, एक बेसिक ओवरव्यू दिया। बाकी जैसे जैसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊंगा ये एएस के रेफरेंसेस भी आएंगे, लाइक रिलेटेड पार्टी वाला डिस्कशन होगा, लीजेस वाला डिस्कशन होगा, गोइंग कंसर्न पे डिस्कशन होगा। सुना क्या वर्ड, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को सुने कैसे, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सुना है ऐसा कुछ, पक्का सुना है ना कुछ तो ऐसा, सब चीज आएगा। मतलब ऑडिटिंग इज गोइंग टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, योर कंपनीज एक्ट वाला पार्ट, योर इनकम टैक्स एक्ट वाला पार्ट, योर जीएसटी का बेसिक्स, दे ऑल विल कम हियर टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट टू रीच देयर हमको हमारा बेस बिल्ड करना पड़ेगा। अभी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने 4 पॉइंट लिखे, डू यू अंडरस्टैंड ऑल 4 ऑफ देम? What is balance sheet, P&L, cash flow statement, and notes to accounts? It includes significant accounting policies. Is this clear to you? Write down last point, number E. Statement of changes in equity. Statement of changes in equity. ये आपको नहीं पढ़ाया होगा, मतलब डिटेल में तो नहीं पढ़ाया होगा, और सही भी है, पॉसिबल नहीं है। रीजंस उसके पीछे आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं, सुनिएगा। लुक एट द वर्ड एसओसी। जब हम बात करते हैं ना, हैव यू हेard द वर्ड आई गैप? सुना क्या वर्ड आई गैप? व्हाट इज आई गैप? आई गैप इज इंडियन गैप। हैव यू हेard द वर्ड गैप? व्हाट इज गैप? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बराबर है कि नहीं है? कैन आई से माई नॉर्मल इंडियन गैप इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मुझे बोलते हैं नॉर्मली हमने इंडिया में अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। बराबर बात है कि नहीं है? अब अगर मैं बोलूं आपके पास एक ऑप्शन और है, दैट इज कॉल्ड एज इंड एएस। अब सर ये इंड एएस क्या है आपको पता होगा, बट एक बेसिक ओवरव्यू देता हूं, सुनिएगा मेरा बात। मैं इंडियन गैप, दैट इज इंडिया में जिस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है उसमें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो हमने बनाए। फिर सर दुनिया में ग्लोबली 2 और गैप है जो बहुत फेमस है। ऐसे हर कंट्री का अपना गैप होता है, नेदरलैंड का अपना गैप है, आयरलैंड का अपना गैप, कंट्रीज है वो, समझ रहे हो मेरा बात, आइडिया, उसका अपना गैप है, बराबर है। बट ग्लोबली रिकॉग्नाइज 2 more famous gaps. One is called as US gap and second is called as IFRS. Have you heard of IFRS? Now जो सबसे ज्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो रहा है वो IFRS हो रहा है, बिकॉज यूएस इज ऑल्सो अ कंट्री स्पेसिफिक,
अरे बराबर है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा ग्लोबली रिकॉग्नाइज क्या आ रहा है? आईएफआरएस। अब इंडिया ने क्या बोला, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईएफआरएस के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अडेप्ट। एज इट इज आईएफआरएस उठाने के बजाय, सर हर कंट्री का इकोनॉमी अलग होता है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूके के हिसाब से काम करना चाहिए। इट डजंट हैव टू वर्क लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमने क्या किया, हमारे इंडियन गैप में जो एएस है, एएस को अडेप्ट करना शुरू किया, कन्वर्ज करना शुरू किया। किसके साथ में? आईएफआरएस के साथ में। और जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए उनको हम क्या बोलते हैं? इंड एएस बोलते हैं। ऑब्वियसली इंड एएस को सबसे पहले अप्लाई किया गया लिस्टेड कंपनीज के लिए। किन के लिए अप्लाई किया गया? लिस्टेड कंपनीज के लिए। इंड एएस आप बोलने के लिए बोल सकते हैं, थोड़े अपडेटेड हैं, काफी डिटेल में है, कवर करते हैं उन सिनेरियोज को भी रिस्पेक्टिव इंड एएस में जो शायद पहले एएस में कवर नहीं होते थे। रादर आजकल बहुत कॉमन होता है, ये फाइनल लेवल पे पूछेंगे आपसे। जैसे आपने कंसोलिडेशन पर सीएफएस बनाया होगा, बराबर है कि नहीं है? एएस 21 यूज किया होगा क्या थोड़ा बहुत उसके अंदर? ऐसे ही इंड एएस 110 भी है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 21 एंड 110? इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। बट आइडियली आपको अगर एएस पढ़ाया तो बाद में इंड एएस पढ़ा के डिफरेंस भी तो समझना पड़ेगा ना आगे जाकर के, क्योंकि बहुत सारा कंपनीज फ्रॉम आवर प्राइवेट लिमिटेड विल बिकम पब्लिक, दे मस्ट बी कंप्लाइंग विद एएस, नाउ दे विल शिफ्ट टू इंड एएस। तो उनके लिए अकाउंटिंग गैप भी तो चेंज होगा ना, काम करने का तरीका यार। तो सर इन सिंपल टर्म्स हमको पता होना चाहिए, आई गैप का मतलब होता है इंडियन गैप। तो आज से हम जो भी डिस्कशन करेंगे, व्हेन आई से इंडियन गैप, इसका मतलब है इट कैन बी ईदर एएस स्लैश इंड एएस, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी के लिए इंड एएस एप्लीकेबल है या नहीं है। इंड एएस का एप्लीकेबिलिटी नेटवर्थ पे डिपेंडेंट था। लिस्टेड के अलावा एक क्राइटेरिया डाला नेटवर्थ। पहले 500 करोड़ बोला था, बाद में उसको नेक्स्ट फेज में 250 करोड़ के बियॉन्ड अगर आपका नेटवर्थ है तो आपको इंड एएस कंप्लाई करना पड़ेगा। अब सर कुछ बैंकिंग कंपनीज होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? हाँ, उनके लिए भी एक अलग फेज के अंदर लाया गया और उनके लिए भी इंड एएस को अप्लाई कर दिया गया है। तो सर आप बोलना क्या चाहते हो? इंड एएस बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 चीजें तो आएगी आएगी। कौन कौन सी? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। इसके साथ में एक और चीज इंक्लूड करो, दैट इज कॉल्ड एज एसओसी। इसीलिए आपको एसओसी उस कंपनी में देखने को मिलेगा जो क्या फॉलो करता है? इंड एएस फॉलो करता है, ना कि एएस। बिकॉज एज पर एएस वी हैव ओनली 4 एलिमेंट्स, बट एज पर इंड एएस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एसओसीई। थोड़ा बात समझ में आया क्या? सर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दो, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है, 2 मिनट के लिए सुन लीजिएगा। आई अंडरस्टैंड मेजॉरिटी पार्ट आपको नहीं समझ सकता है, बट एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था वो समझा सकता हूं। सुनो, एक ऐसा डब्बा बनाने का है, कॉस्टिंग में याद है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बॉक्स बनाते थे, आपने बहुत सारे चैप्टर्स में कॉस्टिंग में बॉक्स बनाए होंगे ना। इधर लॉजिक क्या है, सुनिए मेरा बात। जैसे जो हमारा ओनर का इक्विटी है, उस इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस क्या है, उस इक्विटी में ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंज आया है, एंड इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। बेसिकली वन बॉक्स दैट विल शो यू movement in owner's equity, a box that will show you movement in owner's equity। क्यों सर? इससे पता चलेगा ना कोई नया फर्दर इशू ऑफ शेयर्स हुआ है क्या? अरे हाँ है ना, इससे पता चलेगा कुछ बायबैक वाला पार्ट हुआ है क्या, कुछ ईसॉप्स के थ्रू नए शेयर्स इशू किए गए। मतलब इन सिंपल टर्म्स आई विल अंडरस्टैंड इक्विटी के नंबर में साल भर में मूवमेंट क्या आया है। एक तो वो हो गया। दूसरा चीज, हैव यू हर्ड ऑफ रिजर्व्स? आपने सुना होगा ना, रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, सुना है ना। हैव यू हर्ड अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट? उसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं है? पर सर मेरे यूजर्स को कैसे पता चलेगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो बैलेंस है उसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए हुआ है? तो हमने बोला एसओसीई में अब मूवमेंट बताओ। इट्स लाइक ओपनिंग बैलेंस, साल में क्या एडिशन हुआ है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में कुछ नया पैसा आया है क्या, या कुछ पैसे को यूज किया गया है क्या, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। बेसिकली अ स्टेटमेंट जिससे सिर्फ मूवमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? मूवमेंट मिलेगा इक्विटी एंड अदर इक्विटी कंपोनेंट्स के अंदर, ताकि यूजर को समझेगा कि भाई जो ओनर का इक्विटी का नंबर है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ओनर इज ट्राइंग टू मेक सर्टेन चेंजेस
विच इज नॉट विजिबल टू मी डायरेक्टली, इसके लिए उन्होंने बोला एक नया स्टेटमेंट बना दो, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज SOCE। जब आपको थोड़ा इंडेस पढ़ाएंगे OCI क्या होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या होते हैं, फिर जाकर के आपको ये फॉर्मेट समझ में आएगा। बट पर्पस क्या है, इक्विटी में मूवमेंट समझने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना है, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इट इज एप्लीकेबल जब कंपनी क्या फॉलो करता है, इंड AS। इज दिस क्लियर टू यू? क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती, उतना समझा क्या? इतना ऑलरेडी मालूम है आपको, अभी लॉजिकल लग रहा है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आया? अरे पक्का, नोटबुक में जाइए, हेडिंग नंबर 2। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तुम ही बता सकते हो मेरे को। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी सुना है क्या आपने यूजर्स के बारे में? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हमने तो वो भी सुना इसमें इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, मस्त याद किए थे बैठ के आराम से, ऐसा कुछ तो याद होगा ना आपको। चलो अभी टाइम पास नहीं करने का, यूजर्स क्या होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कशन करना है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, जहां से शुरुआत किया था आ रहा हूं मैं, डोंट वरी। यूजर्स, कैन यू लुक एट अ लिस्ट? मैं 2-3 चीजें पूछूंगा, आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी लोगों ने सब सुना है ये। सीधा काम के बाद में डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कस्टमर्स। क्या कंपनी के कस्टमर्स यूजर्स होते हैं? क्या कंपनी के कस्टमर्स आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कस्टमर्स, सोचो यार एक बार, थोड़ा लॉजिकल नहीं लग रहा है मेरे को यार। कंपनी का कस्टमर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर लग रहा है आपको? आपको ऐसा फोन खरीदने के लिए गए जिंदगी में, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के आते क्या पहले कि खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? हाँ, लेंस काटा चश्मा खरीदने के लिए गए, पहले उसका बैलेंस शीट देखने का। आई एम आस्किंग यू, यू आर अ कस्टमर राइट? एज अ कस्टमर आर यू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नॉट ऑलवेज, अरे नॉट ऑलवेज, बट इन सम केसेस यू कैन बी। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ दैट? हाँ एक सेकेंड, हाँ। कस्टमर हु इज अ इन्वेस्टर, तो वो इन्वेस्टर हो गया ना बेटा फिर। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, अरे अच्छा पॉइंट रेस किया, ये तो मेरे को भी डाउट है, तुम मेरे को हेल्प करना प्लीज जरा एक बार। मेरे को अगर बैंक में FD बना के पैसा रखने का है, ऐसा करना नहीं चाहिए बट स्टिल लेट्स से, माय लाइफ माय रूल्स, मेरी मर्जी, समझ रहे हो? मेरे को बैंक में FD बना के पैसा रखने का है, तो क्या मैंने बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना चाहिए? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। अगर मैं बैंक में FD बना के पैसा रख रहा है, आई एम अ कस्टमर राइट, शुड आई लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी? तुम बताओ यार, अभी मेरे को तुमसे आंसर चाहिए यार। सर डिपेंड करता है कितना पैसा, ऑनेस्टली डिपेंड करता है कितना पैसा। इफ इट इज अ स्मॉल अमाउंट, लेट्स से अप टू 5 लाख रुपीज, देयर इज अ इंश्योरेंस, डू यू नो दैट राइट? RBI इज अ प्रॉपर स्कीम फॉर दिस, दैट आपका पैसा इंश्योर भी किया जाता है, विच इज लाइंग विद द बैंकिंग कंपनी। बराबर है कि नहीं है? 1 लाख का लिमिट था, बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। अगर 50 CR रखना है, 500 CR रखना है, let's say you pick a small finance bank, or you pick let's say Yes Bank. Today there is no problem, but you know what happened in 2020, बराबर है कि नहीं है? अगर डिपॉजिट फ्रीज कर दिए तो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बैंक बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं बोला हाँ यही तो डर है, कुछ नहीं होगा। रिस्क है कि नहीं है आइडियली? सो सर एज अ कस्टमर आई कैन बी अ यूजर, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। सो कस्टमर इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ यूजर। बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। अब आप सोचिए ना, आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कोई बड़ा पॉलिसी ले रहे हैं आइडियली, जो आने वाले 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए आपका फ्यूचर सिक्योर करता है, इंपॉर्टेंट है, कंपनी भी तो होना चाहिए फ्यूचर में। अरे बराबर है कि? तो आपके लिए चैलेंज रहेगा कि नहीं जाएगा? यू हैव टू सी द एक्चुअल क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो कुछ केसेस में हम एज अ कस्टमर्स एक्चुअली में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डेफिनेटली गो थ्रू करते हैं। हम नहीं बोलेंगे कि हम डिटेल में एग्जामिनेशन करते हैं, बट गो थ्रू जरूर करते हैं। वी कैन बी अ यूजर। एक अनदर एग्जाम्पल विच इज वेरी कॉमन इन टूडेज टाइम। ओके बोलो। ये तो अलग ही टेंशन में सोच रहे हैं। सुनो इसका पॉइंट क्या है, इट इज वर्थ टॉकिंग स्टिल। थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल। ये बोलता है सर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा,
मेरे को लगता है कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 100 करोड़, उस 100 करोड़ में से 80 करोड़ का बिलिंग तो मैं ही कर रहे हैं। मतलब कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 100 करोड़, उसमें से 80 ईयर का बिलिंग तो मैं ही कर रहा है, उसका मेजर कस्टमर ही मैं है। बात समझ में आया है क्या आइडिया थी? तो कहना इससे मुझे एक लेवरेज मिलेगा कि मैं थोड़ा बार्गेनिंग बेटर कर सकता है। बार्गेनिंग के साथ साथ में थोड़ा दूसरा चीज भी देखना, जो तू प्रॉमिस ले रहा है उससे साला वो गुड्स प्रोवाइड कर पाएगा क्या, सप्लाई कर पाएगा कि सब कुछ जो तेरे को चाहिए आइडिया। अदरवाइज वो रिस्क भी तेरे लिए आ जाएगा कि अगर लेट्स से इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू एज अ कस्टमर, व्हाट इफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन। आइडियली आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया, पर मेरे को अभी भी लगता है इतना चीज के लिए करने के बजाय नॉर्मली ये प्राइसिंग तो मुझे पता ही होगा। इफ आई नो दैट आई एम द मेजर कस्टमर, द वर्ल्ड विल नो दिस in general because it's going to be a smaller organization. If it is a bigger organization, वो listed रहेगा, numbers मिल जाएगा मेरे को already। तो मतलब ये मेरे को ठीक है, acceptable लगता है, but मैं उसको ठीक है, I will try to ignore it in a very polite manner. I hope you understand. हाँ, क्रेडिट वर्दिनेस इवैल्यूएट करने के लिए ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, सोचिए बर्कशायर हैथवे यूएस एंटिटी wants a IT consultancy services and they want an Indian company. Now I have a lot of options. I can go to Infosys. IT consultancy में Infosys है, TCS है, Wipro है, अरे बहुत सारा है ना यार। आइडियली छोटा में जाएंगे तो माइंड ट्री वगैरह भी एग्जिस्ट करता है। सो आई हैव लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है कि नहीं है? लेट्स से एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बैंगलोर बेस्ड है। मेरे को लगता है दीज आर प्रीटी यंग पीपल, इनोवेटिव तरीके से सोचते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। बट कभी कभी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले ये चेक करना चाहेगा कि उस कंपनी का कैपेबिलिटी है क्या, जो सर्विस रिक्वायरमेंट मेरा है उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पता चले उन्हें मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, आई पे देम मनी, बट वो डेडलाइंस को मीट नहीं कर पाते हैं, या जितना एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सर्विस है वो सेम सर्विस का लेवल प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। वो रिस्क आपके लिए हमेशा रहेगा। बट सर एज अ कस्टमर समटाइम्स अगर आप बहुत ही लेट्स से हाई वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े स्केल पे कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो शायद आप डेफिनेटली आपके थर्ड पार्टी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गो थ्रू करना चाहेंगे। इस तरीके से कस्टमर्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, यूजर हो सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था, आई एम श्योर समझ में आया होगा। देयर इज वन मोर थिंग, कैन यू सी एम्प्लॉइज? आर एम्प्लॉइज आर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एम्प्लॉइज आर यूजर्स? नहीं सर, सर वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ वी आर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, बराबर है? इज एम्प्लॉय ए यूजर? आर्टिकलशिप करने के लिए जा रहे हो, फॉर्म का बैलेंस शीट देख के जाओगे? आई एम आस्किंग यू, पीएनएल देख के जाओगे? अच्छा पक्का आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो? यू लुक एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी फर्स्ट। आई एम आस्किंग यू, करोगे क्या साहब? ट्राई मत करना। आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो यार? नहीं सर, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए सर, सामने वाले का भी और मेरा वाला भी। कैन अ एम्प्लॉय बी ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कैन एम्प्लॉय बी ए यूजर? क्यों यूज करेगा एज एम्प्लॉय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? सोचो ना, तुम सोचो एज एम्प्लॉय बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? कंपनी अच्छा पैसा कमा रहा है, मेरे को बोनस नहीं दे रहा है, मतलब कुछ तो छुपा रहा है, ऐसा हो सकता है ना? That is one element. At a small scale, it will not matter. At a bigger scale, there is one more reason. Just imagine, you spend 15-20 years with Google or Apple as a company. They are flourishing, they're doing really well. But let's say, for example, suddenly there is a setback. For example, AI, OpenAI, is, let's say, scaring Google also up to some extent. So what if you are a settled engineer working for Google for a lot of years? अब आपको लगता है इधर रिट्रेंचमेंट के अंदर मुझे भी निकाल सकते हैं फ्यूचर के अंदर, इवन आई एम रिप्लेसेबल, सो आई एम लुकिंग एट द सेफ्टी ऑफ माई फ्यूचर। डू यू गेट माई पॉइंट? आइडियली तो अब गूगल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको फाइनेंशियल डाउट नहीं आएगा, आपको फाइनेंशियल डाउट नहीं आएगा। बट वहीं अगर सोचो, इफ द कंपनी इज अबाउट टू गो डाउन, जैसे याहू का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गया, सोनी को चैलेंज आ गया आइडियली, मतलब देयर आर बिगर कंपनीज जिनको ये चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर ऐसा चैलेंज आ गया तो इज माय फ्यूचर आल्सो सिक्योर्ड विद द कंपनी? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखते रहना पड़ेगा क्या कंपनी भी अच्छा काम कर रहा है, क्या कंपनी भी ग्रो कर रहा है क्या, ताकि मैं आने वाले और 10 साल तक इस कंपनी के साथ में रह सकता हूं, और शुड आई स्विच टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन? ये थॉट प्रोसेस के लिए एम्प्लॉइज आर ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लस ईसॉप्स,
अरे बराबर है कि नहीं है? आई एम इनडायरेक्टली इन्वेस्टर, बराबर है कि नहीं है? तो सर अगर कंपनी बढ़िया कर रहा है तो मेरे को एज अ इन्वेस्टर भी तो सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत आइडियली. सो देर इज वन मोर वर्ड दैट इज कॉल्ड एज prospective investor. Have you heard of this? Have you heard of this word, prospective investor? Person who is planning to invest. Prospective is person who is planning to invest. ये तो 100%. If you plan to invest in a organization, should I go through the financial statements of the company? उसके बिना तो मैंने सोचना भी नहीं चाहिए. टिप के बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए. इतना तेरे को BSc, NSC, SEBI सब बोलता है. बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? तो एज अ प्रोस्पेक्टिव यूजर और एज अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर यू आर ऑलवेज अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एटलीस्ट ये आपको समझ में आए क्या? कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसी, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा. नोटबुक में जाइए, इनमें से कोई भी चार, वॉट एवर फोर यू लाइक, जस्ट राइट डाउन फॉर्मेलिटी के लिए. वॉट एवर फोर यू लाइक, जस्ट पिक एंड राइट. ऐसे देखने की जरूरत नहीं, खुद से भी लिख सकते हो. एनी फोर यूजर्स. ठीक है, हो गया टाइम पास खत्म. अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के ऊपर. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दिया, देयर आर यूजर्स बता दिया. नोटबुक में जाइए, पॉइंट नंबर 3, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. अगर नींद आ रहा है पानी वानी पी लेना. नंबर 3, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. आपको खुद ही अपने आप को एंटरटेन करना पड़ेगा बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता. डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, डैश करके लिखिए, डैश करके नेक्स्ट लाइन से ही लिखिए, उसके आगे जगह छोड़ना, डैश करके वो लाइन के लिए जगह छोड़ देना. आई विल हैव सम मोर कंटेंट देयर, सो लीव वन लाइन एंड राइट द डेफिनेशन नाउ. ऑडिट इज एन independent examination. Audit is an independent examination of financial information. Independent examination of financial information. मैंने स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं किया है, इंफॉर्मेशन यूज किया है, ध्यान रखना. Independent examination of financial information for any entity, comma, whether profit oriented or not. For any entity, comma, whether profit oriented or not, and irrespective, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal structure, irrespective of its size or legal structure, with a view, irrespective of its size or legal structure, with a view to express, with a view to express an opinion thereon, to express an opinion thereon, to express an opinion thereon. I'm sure आप में से मेजॉरिटी लोगों ने डेफिनेशन कभी न कभी पढ़ा होगा, सुना होगा. Everyone, I want your 100% attention. एक एक चीज के बारे में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहां से हम बेस बिल्ड करना शुरू करेंगे. एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप खुद गो थ्रू करो, फिर मेरे साथ में डिस्कशन शुरू करेंगे. जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन वंस क्विकली. पढ़ा आपने? Everyone, now I want your 100% attention. देखो क्या बोलता है. It is an independent examination. देखो जो बच्चों वर्ड इंडिपेंडेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? Someone who is unbiased, someone who cannot be influenced easily. अब सर ये तो सब्जेक्टिव है, क्या ये अनबायस्ड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? डिटरमाइन करना मुश्किल है. तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जो वर्ड है ना, वो लॉ में भी डिफाइंड है.
एंड लॉ के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोड ऑफ एथिक्स. क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स, जो आईसीएआई ने हमारे लिए बना के दिया है. उधर भी बताया है इंडिपेंडेंस क्या है. एक एग्जांपल लेते हैं. आपने बहुत सारे लॉ वाले एग्जांपल सुने होंगे. मेरा एग्जांपल सुनो शांति से. एक फर्म है सर, XYZ, ऑडिट फर्म है. इस ऑडिट फर्म का रेवेन्यू है 10 CR. ऑडिट फर्म है, उसका रेवेन्यू है 10 CR. एक ही काम करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स. अज्यूम सिचुएशन 10 करोड़ उनका एनुअल रेवेन्यू है. इसमें से 8 करोड़ उनको PQR कंपनी से आता है. सुनना मेरा बात. एक फर्म है XYZ, ऑडिट फर्म है, 10 CR उनका रेवेन्यू है. उसमें से एक कंपनी का ऑडिट करके उनको 8 करोड़ मिलता है. तुम क्या बोलते हो सर, 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू, कुछ मिलता है कैसा ऑडिट फीस? कैन यू गेट 8 करोड़ एज ऑडिट फीस? 8 करोड़ ऑडिट फीस. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? 8 CR? यस इट इज पॉसिबल. बहुत छोटा नंबर है ये. RIL 30 CR, टाटा मोटर 7 to 6 CR, बहुत है. Then you go to outside India, Amazon 200 CR annually. समझ में आया क्या? अरे हाँ, ऑब्वियसली. जाके खोलो एनुअल रिपोर्ट, पढ़ लो. कंट्रोल F करके ऑडिट फीस करना होता है. कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इधर आओ. तुमको लगता है मैं टाइम पास कर रहा हूं इधर? तू मेरी बात पर विश्वास नहीं करता ना. प्रॉब्लम ये है. इधर देखो, पेमेंट टू ऑडिटर हमेशा मिलेगा आपको लिस्टेड कंपनी के अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर 30, ऑब्वियसली ऊपर करोड़ से. समझा क्या? I can give you name of private, I will not give you the name, but I can tell you there are private limiteds based out of Pune जिनके ऑडिट फर्म का रेवेन्यू 4 to 5 CR है. प्राइवेट लिमिटेड. उनको नहीं लिस्टेड करवाने का अपने आपको, उनका मर्जी ना, धंधा बढ़िया चल रहा है. प्रॉब्लम क्या है? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये एनुअल फीस होती है ऑब्वियसली इतना. तो सर माय क्वेश्चन टू यू इज, वापस कम बैक. तुम भूल जाओगे. मैंने डाउट सुना अभी. XYZ इज ऑडिट फर्म. ये हमारा एग्जाम्पल है. रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला है. ऐसा होना ही नहीं चाहिए. ऐसा लॉ बोलता है, ऐसा स्टैंडर्ड्स बोलता है. ढंग से सुनना. XYZ इज अ फर्म, 10 CR इज माय रेवेन्यू. सिर्फ ऑडिट फीस से 10 करोड़ कमाता है ये फर्म. उस 10 करोड़ में से 8 करोड़ का कंट्रीब्यूशन एक ही कंपनी से आ रहा है. मतलब बाय डूइंग द ऑडिट ऑफ वन कंपनी आई एम मेकिंग 8 CR, दैट इज 80%. डोंट यू थिंक ये ऑडिट कहीं जाना ही नहीं चाहिए? थिंक फ्रॉम XYZ पॉइंट ऑफ व्यू. ये ऑडिट कहीं नहीं जाना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सर मैं एज पर लॉ 100% इंडिपेंडेंट हूं. कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है. आपका सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 सारी डिस्क्वालिफिकेशन जो आपने याद किए होंगे. समझ रहे हो मेरा बात? वो सब अप्लाई होते हैं, हमको सब पता है सर. वी हैव नो सच डिस्क्वालिफिकेशन. बट स्टिल 8 CR मतलब 80% ऑफ माई रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. हाउ ऑन अर्थ यू कैन प्रूव दैट आई एम इंडिपेंडेंट? अरे कैन दिस बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ? 100%. दैट इज वेयर कोड ऑफ एथिक्स कम्स इनटू पिक्चर. सो लॉ कैन नॉट कवर एवरीथिंग. देयर हैज टू बी अदर एरियाज जहां पर सिचुएशंस लिख के रखनी पड़ेगी, जहां पर आपको अपने दिमाग का अप्लाई करना पड़ेगा. सर ये मेरे सिलेबस में क्या? हाँ है. देयर आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. तुम्हारे सिलेबस में एथिक्स पढ़ा है ना? अरे वो अश्योरेंस निकाल दिया, एथिक्स लेके आए ना. उसकी स्टोरी है पूरी, समझाऊंगा. डोंट वरी. थोड़ा सा लेवल तक पहुंचो धीरे धीरे. वो अश्योरेंस क्यों निकल गया, एथिक्स क्यों आ गया, ऐसा क्या चीज था जो फाइनल में गया इसलिए अश्योरेंस फाइनल में है. There is a reason behind this. We will talk about it. अभी के लिए मतलब इंडिपेंडेंस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट. सिर्फ लॉ ही नहीं बोलता, लॉ के अलावा अदर एलिमेंट्स भी है. मतलब सर एक क्वेश्चन, सिंपल चीज दिमाग के लिए. आज मैं क्या समझ सकता हूं? एज अ ऑडिटर मैंने इंडिपेंडेंट होना चाहिए. मतलब मैंने कंप्लीटली अनबायस्ड होना चाहिए, मैंने कंप्लीटली अनइन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए. एंड सर मेरी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए दैट इनडायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. मतलब लोगों के आईज के अंदर ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं. डाउट क्यों होगा? जब वो ये नंबर देखेंगे. आपको डाउट क्यों हुआ XYZ पे? जैसे ही मैंने बताया कि 80% रेवेन्यू एक कंपनी से आता है. अगर मैं ये नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कि भाई मेरा रेवेन्यू 10 CR है, आई डू ऑडिट ऑफ PQR, व्हाई विल यू डाउट XYZ?
विद दिस इंफॉर्मेशन आप डाउट नहीं करोगे XYZ को। जब मैंने आपको बोला कि भाई 80% ऑफ माई रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ऑडिट ऑफ वन कंपनी, तो आपने डाउट किया कि नहीं किया? तो ऐसे सिचुएशंस बना के दिए, इनको बोलते हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। क्या बोलते हैं? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। क्या क्या चीजें मेरे इंडिपेंडेंट को थ्रेटन कर सकती है, ये चीजें आपके सिलेबस में इंक्लूड की है, पहले भी थी, अब थोड़ा और डिटेल में आया है विद एग्जांपल्स। मतलब सर अभी के लिए जब मैं ऑडिट कर रहा हूं, इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट। सर अभी के लिए इंडिपेंडेंट मतलब अनबायस्ड पर्सन। सर ये इंडिपेंडेंस समझने के लिए आपको एटलीस्ट मेरे को 15 से 20 दिन देने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे लेवल पे आएंगे जहां मैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आपको धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूंगा। आज सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, फिर आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा के दूंगा सेक्शन 141 का, जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन से कुछ सिचुएशन थे, गारंटी, इंडेटनेस, होल्डिंग सिक्योरिटी, कुछ याद रहेगा ऐसा, क्योंकि उनका एप्लीकेबिलिटी इधर आएगा कुछ कुछ जगहों पे। तो वो जब आपको समझेगा धीरे धीरे तो पता चलेगा अच्छा एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट कब होता है। अभी के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर टू यू? इंडिपेंडेंस मतलब सर समवन हु इज कंप्लीटली अनबायस्ड। डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं सर। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब सर एक चीज और समझ में आती है, क्या एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन सुनना, क्या एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बोथ? Is auditor responsible to prepare financial statements, to examine financial statements, or both? ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? Company's management. Who is responsible to prepare the financial statement? Company's management. Everyone. Sir, company. Management responsible to prepare financial statements. Auditor will examine these financial statements. Sir, ये auditor की जरूरत ही क्यों है? आपको क्यों एग्जामिन करने का जरूरत है? क्या फायदा? There is a company, management है, financial statement, management समझते हो ना, directors? उसमें भी कुछ होता है, बताऊंगा आपको, BOD, TCWG, कुछ कुछ रहता है, सब आएगा, डोंट वरी। अभी के लिए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने चेक क्यों करना चाहिए? फ्रॉड हो सकता है यहां, कोई तो बोलेगा ये पक्का, कोई बोला ना, कोई तो फ्रॉड हो सकता है बोला ना, यही आदमी बोला ना, फ्रॉड हो सकता है सर। अच्छा, और क्यों चेक करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? एक मिनट, हाँ, ट्रांसपेरेंसी। वो डिस्क्लोज करके दे रहा ना, प्रिपेयर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए? वो सही है कि नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, वो ओपिनियन होता है। हाँ, कंप्लायंस की है कि नहीं है, इसलिए ऑडिटर होता है। अरे बहुत बड़ा डाउट है इधर, ऑडिटर है क्यों यही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को अभी तक। तो मैं तुमको कैसे ऑडिट पढ़ाना शुरू कर दूं, मेरा डाउट अभी तक अलग ही है। हाँ, ट्रू एंड फेयर, ए मेरे को पता था। मैं आपको सच्ची बोलूं, ट्रू एंड फेयर मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रोबेबली आफ्टर 30 लेक्चर्स, और तभी शायद तुम समझोगे। अभी तुम अभी याद कर लो बस। किधर लिखा है ये पता? AS1। फिर किधर लिखा है? सेक्शन 129। हाँ हाँ मेरे को पता है, समझ रहे क्या मेरा बात? तो मेरा डाउट में हेल्प करो ना। ऑडिटर क्यों है? एरर्स, कंपनी कर सकता है गलतियां, उनको डिटेक्ट करेगा। हाँ यार, सेफ वर्ड यूज किया, एरर, सेफ वर्ड, आई लाइक दिस। हाँ, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, मतलब रिलायबल है कि नहीं है, ये एक्चुअली में सही है कि नहीं है। ओके सर, आंसर आई एम लुकिंग एट इज ओके, यूजर्स के, तो इसीलिए इधर आओ, यही इंपॉर्टेंट है। आई एम लुकिंग एट द वर्ड। तुम सोचो, तुम सीक्वेंस में क्या लिखते आए हो? पहला क्या लिखा तुमने? सबसे पहला हेडिंग क्या लिखा आज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बराबर है कि नहीं है? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजमेंट। इतना क्लियर है? नंबर 2 क्या लिखा आपने हेडिंग? यूजर्स। देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई करना चाहते हैं। अब सर अगर ऑडिटर नहीं होता तो उनको डायरेक्टली उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करना पड़ता जो किसने बनाया है? मैनेजमेंट ने। बट सर उसमें तो रिस्क है ना यार,
मैनेजमेंट तो कंपनी का खुद का पार्ट है, अरे हाँ है ना, वो तो हमेशा अच्छा सिचुएशन ही दिखाना चाहेगा, कभी कभी बुरा भी दिखाना चाह सकता है वेदांता। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ ऐसा है, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, डिस्क्लेमर, बट लुक एट इट, व्हेन वेदांता वांटेड अ बायबैक at 60-65 rupees, they have given a dividend of more than 110 rupees after that. I don't know whether you understand basics of accounts. जो बोलता है एक शेयर का भाव 60-65 रुपए है, उसने 100 से ऊपर डिविडेंड दे दिया 2 साल के अंदर अंदर, there is a problem in the price of 60. The fair value is not 60. Are you understanding that? तो कभी कभी हमेशा मैनेजमेंट अच्छा चीज दिखाए जरूरी नहीं है, वो उल्टा भी सोच सकता है ना यार, उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको नहीं पता चलेगा। मतलब सर सुनिए, मैनेजमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलाई करना चाहते हैं, बट सर इसीलिए हमको एक कंप्लीटली अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट, एक्सटर्नल इंसान चाहिए जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे, ताकि मेरे यूजर्स ना उन पे रिलाई कर सकें। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बनाता है, अगर ऑडिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यूजर डायरेक्टली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं कर पाएगा। दिस इज द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर, दिस इज द रोल ऑफ ऑडिट डेफिनेशन व्हाट वी आर टॉकिंग। मतलब सर मैंने इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एग्जामिन। नाउ गो टू डेफिनेशन, वापस आ जाओ डेफिनेशन पे। सर इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ, अब सुनो सर, आपने वर्ड यूज किया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंडिया में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कौन से स्टेटमेंट से मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है। जरूरी नहीं है ना सेम फॉर्मेट यूएस में फॉलो होता है, जरूरी नहीं ना सेम फॉर्मेट यूके में फॉलो होता है, बराबर है कि नहीं है? दे कैन हैव देयर ओन फॉर्मेट, दे कैन हैव अ डिफरेंट नेम फॉर द स्टेटमेंट। सो ओपन वर्ड क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब तुम्हारे कंट्री में जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो तुम रिप्लेस कर लो। ऑडिट तो ऑडिट है ना यार, चाहे मैं यूके की कंपनी का ऑडिट करे, यूएस कंपनी का ऑडिट करे, इंडिया कंपनी का ऑडिट करे, इट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। माय कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट विल नॉट चेंज, बट व्हाट आई ऑडिट कैन चेंज, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग कंट्री अपने हिसाब से बनाता है। और हम पढ़ेंगे इंडिया में आई गैप, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन गैप। थोड़ा समझ में आया क्या? Look at the definition. It is an independent examination. किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इंडिया में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल, सीएफएस, ब्ला 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 ब्ला, बराबर है? आगे पढ़ो क्या लिखता है? फॉर एनी एंटिटी, मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है चाहे वो कोई सा भी कंपनी है, बिकॉज हर कंट्री में नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस आर गवर्न्ड बाय अ लॉ। Obviously, majority organizations in India will be under Companies Act, बराबर है कि नहीं है? So sir, it is applicable for any entity, चाहे तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या सेक्शन 8 कंपनी है। अरे हाँ या ना? प्रॉफिट और लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, समझा गया? चाहे तो स्मॉल कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, तेरा लीगल स्ट्रक्चर क्या है, साइज क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंटिटीज। मतलब सर ये बीच वाला पॉइंट तो टाइम पास है। मेन चीज क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, एप्लीकेबल टू ऑल द एंटिटीज। आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर व्हाट अबाउट ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर व्हाट अबाउट ऑडिट ऑफ अ, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है क्या पार्टनरशिप फर्म का? हम कौन सा ऑडिट का बात कर रहे हैं बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। हम कौन सा, तो डेफिनेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा है, टॉकिंग अबाउट विच ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। तो मेरा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है? नहीं होता है, वॉलंटरी ऑप्शन है। सोल प्रोप्राइटर के लिए एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है? वॉलंटरी ऑप्शन है। एचयूएफ के लिए वॉलंटरीली ऑप्शन है उनके पास में। एलएलपी, एलएलपी के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है? तुम तो एलएलपी पढ़ के आए हो, तुम मेरे को बताओ। कंपल्सरी नहीं है, देयर इज अ लिमिट, कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर का लिमिट दिया हुआ है, आपको बताया जाएगा। ऑडिट ऑफ एलएलपी आपके सिलेबस में है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, देयर इज अ लिमिट। मतलब सर सुनिए, अरे डरो मत, मैं सब लिखूं जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर वो इंपॉर्टेंट है मैं सब लिखवा दूंगा, तो तुम ऐसा कुछ मिस नहीं कर जाओगे जिंदगी में जो मैं बोल के चले जाऊंगा और तुम मैं नहीं लिखा। आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी।
बट जब डिस्कशन चल रहा है तो सुनने पे फोकस करो, समझने पे ट्राई करो जेन्युइनली, तो आपको थोड़ा सब्जेक्ट का फ्लो समझ में आएगा। मतलब सर अभी के लिए एक बात मान के चलिए, हम बात करें कंपनीज का, हम बात करें किसका, कंपनीज का, हम बाकी एंटिटीज का बात ही नहीं कर रहे हैं। उधर हम जाएंगे, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ेंगे, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट भी पढ़ेंगे। तुम्हारे सिलेबस में है, आई एम टेलिंग यू है। सर आपने सिलेबस तो बताऊंगा ना थोड़ी देर में, सब है। अभी हम किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कंपनीज। तो सर इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, यस। मतलब सर अभी आखिरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बोला इंडिपेंडेंट इंसान ने एग्जामिनेशन करना चाहिए किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ताकि वो क्या एक्सप्रेस कर सके, ओपिनियन। देखो, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एग्जामिनेशन करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुझे अपना ओपिनियन देना है। क्या देना है, ओपिनियन। कंक्लूजन नहीं बोला है, कोई दूसरा वर्ड नहीं है, वर्ड क्या है, ओपिनियन, एंड दैट इज वेरी स्पेसिफिक। आई हैव टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन। किसके ऊपर ओपिनियन देगा, जिसका ऑडिट किया है उसका यार। क्या एग्जामिन किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, मतलब जो चीज हमने चेक किया है उसके ऊपर हम हमारा ओपिनियन देंगे। सो इट्स अ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा क्या मतलब? सर अगर ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी उसमें मुझे क्या ढूंढना है, ओपिनियन। उसमें मुझे क्या ढूंढने का है, ओपिनियन। लुक एट द ऑडिट रिपोर्ट। आज तो बाउंसर ही जाएगा, बट दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एटलीस्ट एक हेडिंग दिखता है क्या, दिखता है क्या, इतना बस, ये हेडिंग दिख गया ना तुमको, कैन यू सी वर्ड ओपिनियन, बहुत हो गया आज के लिए। मतलब ओपिनियन वर्ड के लिए इतना ही है। डोंट वरी, आई थिंक प्रॉब्ली टुमारो हम ये रिपोर्ट पढ़ना शुरू भी कर देंगे। आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, हमारा पूरा अप्रोच क्या रहेगा, विल गो थ्रू ऑल दैट, डोंट वरी। अभी के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑडिट चल रहा है कि भाई ऑडिट क्या है, मेरे को क्या पढ़ने का है उतना पता होना चाहिए। क्या डेफिनेशन ऑफ ऑडिट थोड़ा समझ में आया है क्या? एक काम करो, अभी नोटबुक में जाओ, आपने जो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट लिखा था ना हेडिंग, उसके ब्रैकेट्स में लिखो। जो आपने हेडिंग लिखी थी ना डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, उसके ब्रैकेट्स में लिखो। मैंने बोला था जगह छोड़ने के लिए। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट जो लिखा है उसके ब्रैकेट्स में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट के ब्रैकेट्स में लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। कहां लिखना है ये? डेफिनेशन ऑफ ऑडिट जो हेडिंग था ना उसके ब्रैकेट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट, और एक वर्ड है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, और कैन यू सी अ वर्ड, स्टैट्यूटरी ऑडिट। मतलब सुनिए, आज से जब भी हम वर्ड यूज करेंगे ऑडिट, इसका मतलब है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ये प्योरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बोल दो, या दूसरे शब्दों में एक वर्ड है, कैन यू सी अ वर्ड, एक्सटर्नल ऑडिट। क्या वर्ड दिख रहा है बच्चों? What is the external? Someone who is not part of an organization can be called as external. मतलब सर एक डाउट है, क्या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है क्या? कंपनी RIL, लेट्स से, इसका करना है स्टैट ऑडिट, या कोई सा भी ऑडिट बोल दो यार। क्या मिस्टर एक्स अगर उसको ऑडिटर अपॉइंट किया, कैन मिस्टर एक्स बी एम्प्लॉय ऑफ RIL? सेक्शन 141 में यही तो पढ़ के आए हो आप, डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ के आए होगा ना, कुछ याद आ रहा है कैसे थोड़ा बहुत? सर मैं पार्ट टाइम, नॉट अलाउड, नो आई एम टेलिंग यू, नॉट अलाउड, डोंट आर्ग्यू, नॉट अलाउड। अरे इफ यू आर ए एम्प्लॉय हाउ कैन यू बी इंडिपेंडेंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सर मैं एम्प्लॉय का एम्प्लॉय हूं, अरे नॉट अलाउड। इधर तुम्हारा सेक्शन 141 ट्रिगर हो जाएगा। थोड़ा बात समझ में आया क्या? मतलब इंडिपेंडेंस के लिए, डरो मत, आगे आएगा वापस से। तो लॉ वाला पार्ट भी ऐसे ही अप्लाई होते जाएगा। थोड़ा बात समझ रहा है क्या आपको? 100%। मतलब सर एक चीज समझ में आया, हम जब ऑडिट डिस्कस करेंगे, द वर्ड इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, या बोल दो एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल इज अ पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी तरीके से पार्ट नहीं है। मतलब सर ऐसा फालतू दिमाग मत लगाना, सर कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर है, नॉट अलाउड नहीं। आगे लॉ ऐसे एथिक्स सब बढ़ा दूंगा,
नहीं है मतलब नहीं है। हाँ, उसके अंदर लॉ में भी गलती हुई है एक आध जगह पे, एक आध जगह पे बोल दिया है सर कंपनी कवर किया है, सब्सिडरी एसोसिएट कवर नहीं किया है, उधर अलाउ है क्या? लॉ अलाउ करता है, स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता है, कोड ऑफ एथिक्स अलाउ नहीं करता है, तो सर लॉ समझ में आया क्या? तो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, आपको सब पता होना चाहिए बिफोर यू अप्लाई। बात समझा क्या? कोई भी जल्दबाजी में आंसर का डिसीजन नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? क्या आपको मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट समझा क्या? एक डाउट और होगा, सर ये स्टैट्यूटरी मतलब समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। मतलब सुनिएगा, स्टैट्यूटरी यहां पर वर्ड इसलिए होता है बिकॉज ऑल कंपनीज इन इंडिया are required by law to get their financial statements audited. That is why your external audit is also called as statutory audit. ये अलग अलग words है, सबका मतलब financial statement का audit ही है. Is this clear to you? Giving you 1 minute, जो नोटबुक में लिखा है आराम से एक बार गो थ्रू कर लो. इधर किसी को डाउट है तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ेंगे. नहीं लगाएगा उसने, क्या हुआ? हाँ, सारे नए लगे कि नहीं लगे? चालू है कि नहीं है? ठीक है, पर स्टार्ट किया ना सब? पढ़ा आपने? सब ठीक लग रहा है एकदम? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब ढंग से मेरा बात सुनो 5-10 मिनट के लिए. थोड़ा आपको एक सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू फ्रॉम आईसीआईएस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. थोड़ा बीच में 10 मिनट के लिए थोड़ा आईसीआई पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेशन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है. फिर हमारा आगे का अप्रोच आपको डिस्कस करके बताऊंगा. आइए, टोटल 100 मार्क का पेपर है, सबको मालूम है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. इंपॉर्टेंट चीज, एमसीक्यू 30 मार्क का है सर, ये भी मालूम है, सुना है ना? तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ऑडिट के अंदर देयर इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज करेक्ट इनकरेक्ट. बचपन में सुना है क्या? ट्रू फॉल्स सुना है क्या? ऐसा करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं एंड ओनली फॉर 14 मार्क्स. मतलब समझ में आया क्या? अब तुमको लगा सॉर्टेड, इधर ही प्रॉब्लम है, इधर ही इतने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं ना. मैं डरा नहीं रहा हूं, तुमको रियलिटी चेक दे रहा हूं. मतलब ये मेरे हिसाब से बेस्ट काम किया है इसे. मेरा बस चलता तो 100 मार्क एमसीक्यू प्लस करेक्ट इनकरेक्ट. दैट इज अ टेस्टिंग ऑफ नॉलेज, नो टेस्टिंग ऑफ मेमोरी. योर अंडरस्टैंडिंग. प्रिंटेड एसेस दे दो, मेरे को एसेस पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन दे दो, अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में तो यही होने वाला है. बराबर है कि कोई क्लाइंट डाउट पूछेगा तो ये बोलेगा अभी कभी आंसर दे इमीडिएटली. कोई अगर नया इंडे 116 आ गया, प्लीज, थोड़ा गलती हो गया मेरे से, आ गया, उसके बाद में क्लाइंट ने पूछा यार इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा मेरे पे, यू कैन टेल देम दैट ओके लेट मी गो थ्रू योर नंबर्स, लेट मी गो थ्रू दी जो न्यू इंडेस वाला पार्ट आया है एंड आई विल गेट बैक टू यू. क्लाइंट बोलेगा नहीं इसने अभी कभी नहीं बताया, मैं तो नॉलेज नहीं है इसके पास में. ऐसा नहीं होता है. I hope you're understanding this. After this, what advice I give, how I consult them, that is more important. So it should be about can I understand that and apply in a situation. 44 mark ICAI ने बढ़िया काम किया. I am very happy. And trust me, जब ये इन्होंने I think May 19 में शुरुआत किया था, इतने घटिया MCQ पूछे थे ना. एक सेंटेंस उठाया, सेंटेंस में 2 चीजों को ब्रेक कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स. वो BC के आता था ना आपका फाउंडेशन, मेरा दिमाग ही खराब हो गया. ऐसा एमसीक्यू पूछा तो सारा सेंटेंस याद करके जाना पड़ेगा. फाइनली सुधर गए. अब ऐसा नहीं होता है. अब आता है एक्चुअली में केस स्टडी, बहुत बढ़िया होता है. देखो, कोई तो एक केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन देगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस बना के देगा. है एमसीक्यू ही,
और ये एक एक पार्ट ए ना 1 मार्क या 2 मार्क का ही रहेगा। मतलब ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई भी रैंडम ऐसे सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में 5 वैरायटी हो सकती है। बात समझ में आया क्या? मतलब सिंपल शब्दों में सर आप डायरेक्टली बोलो इधर मुश्किल होने वाला है। कब नहीं होगा? जब सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। रादर मैं बहुत खुश है कि इन्होंने ऐसा कर दिया। याद करने का स्ट्रेस 44% कम हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? अदरवाइज आपको सिलेबस का साइज आइडिया नहीं है। आपके लिए थैंकफुली इस बार आईसीए ने एक अच्छा काम किया, बच्चों को हार्ट अटैक ना आए। ओल्ड सिलेबस में वो क्या करते थे, ऑडिट का मॉड्यूल भेजते थे, साथ में ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स का 2 किताब और भेजते थे, जो आप कभी सुनेंगे भी नहीं शायद। व्हाट इज ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स? नथिंग बट योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उसका बेर 2 किताब एज इट इज उठा करके 2000 पेज मॉड्यूल के अलावा। ऑब्वियसली सर नए सिलेबस में तो हमारे पास मॉड्यूल में आया ही नहीं, उनको भी समझ में आया, कोई पढ़ता ही नहीं है। खाए को भी प्रवेश करने के बाद समझ में आया है क्या? और उनको ये भी समझ में आया, हम भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी मॉड्यूल के बाहर कुछ पूछा तो बच्चा लड़ाई करने आ जाता है। अरे यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। बेसिकली उनको समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, जितना उस प्रोनाउंसमेंट्स में से इंक्लूड करना है वो मॉड्यूल में कर दिया। ये एक्स्ट्रा प्रिंट आउट देने का जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोनाउंसमेंट्स मेरे सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टैंडर्ड्स मेरे सिलेबस में नहीं है। मतलब सर सिलेबस पे आते हैं। अभी के लिए 30 मार्क का एमसीक्यू, 14 मार्क का करेक्ट इनकरेक्ट। मतलब एक बात सुन लो, जेन्युइनली अगर आप फर्स्ट डे से लास्ट डे तक सिंसियरली बात सुनते हैं, जो मैं बोलता हूं उसको ढंग से 1 या 2 बार रीड करते हैं, मैं इतना श्योर हूं इतने सालों में जो हुआ है, इधर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिस इज प्योरली योर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज वाई यू विल हैव टू ट्रस्ट फॉर श्योर माई प्रोसेस। मैं अपने बारे में श्योर हूं, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत खुश हूं कि एक्चुअली में यहां वो दिमाग लगाने के लिए सिचुएशन देता है कि तू पढ़ेगा, समझेगा और तो ही आंसर दे सकता है, वरना क्वेश्चन ही बाउंसर जाएगा। राधा मैं तुझे ये भी बोलता हूं, तुझे सब समझ में आया फिर भी तूने गलती की। क्या गलती की? क्वेश्चन को जल्दबाजी में रीड किया फटाफट से। वो ना नॉट हटा करके या नॉट इंक्लूड करके पूरा स्टेटमेंट का मतलब ही बदल देते हैं। उसकी वजह से आपका आंसर पूरा गलत। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे करेक्ट इनकरेक्ट है सर, थोड़ा चीटिंग भी कर सकते हैं ना। पड़ोसी का करेक्ट देखा, करेक्ट लिखा, रीजन नहीं लिखा, 0। सर मेरा आंसर मैच हुआ करेक्ट का, अजम्पशन तूने कॉपी किया, 0। सो करेक्ट या इनकरेक्ट, राइट आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर रीजन सही है तो नंबर मिलेगा। बात समझ में आया है क्या? मतलब सर अब ऐसा लग रहा है जो हम खुश हुए थे, ये डेंजरस पार्ट है बट अच्छा पार्ट है। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब हर चीज मॉड्यूल की आपको समझनी चाहिए, मतलब समझनी चाहिए। देयर इज नो ऑप्शन। एक ऑप्शन है जो आईसीआई देता है, करेक्ट इनकरेक्ट में वो 8 क्वेश्चन देता है, 1 इज ऑप्शन। अरे समझा क्या मेरा बात? सॉरी आई टेक माई, दिस इज द ओनली जोक आई हैव फॉर द एंटायर बैच, इट्स ओवर। सो बेसिकली तुमको 8 में से कोई तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इनटू 2 14 मार्क्स, देयर विल बी 1 ऑप्शन इन करेक्ट इनकरेक्ट। इज दिस क्लियर टू यू? उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, कितने मार्क्स का? 56। ये तो और खतरनाक है। ऐसे डरा क्यों रहे हो यार? रियलिटी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डे रियलिटी चेक इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम समझ जाओ तुमको मजाक में लेना ही नहीं है, वरना तुम किस दिन उड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। अब देखना प्रॉब्लम क्या है। ये तो आपके करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, दिख रहा है क्या? आंसर एनी 7 इस साल वाला पेपर है, अभी लेटेस्ट N23 का, ठीक है। 7 इंटू 2 14 मार्क्स, पहला क्वेश्चन यही होता है। अब एक चीज नोटिस करना, जो बचा 56 मार्क है, पहले क्या करता था आईसीआई? 10 मार्क का एक क्वेश्चन। उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, उस बच्चे ने वो बात बोल के मेरे को क्वेश्चन याद आया, एक्सप्लेन इन डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर, 10 मार्क्स। Sir, it is not fair at all. You're understanding my point. ऐसा अब नहीं होता है। तब आपको जेन्युइनली क्वेश्चंस याद करके जाने पड़ते थे, क्योंकि मैं टू एंड फिर कितना भी समझ जाऊं 10 मार्क के लिए नहीं लिख सकता है। ट्रस्ट मी,
ट्रू एंड फेयर पे 10 मार्क का निबंध लिखने के लिए आरआईएल के ऑडिट फर्म के पार्टनर को बोला ना कि तुम इमीडिएटली 10 मिनट में नहीं लिख पाएगा कोई भी. नो ऑफेंस, वेरी नॉलेजेबल पीपल, बट इट इज अनरियलिस्टिक. चैट जीपीटी भी लिखेगा तो भी आईसीएसएम आंसर मैच नहीं होगा. मैं श्योर हूं, मैं 100% श्योर हूं. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आईसीए का आंसर कैसे बनता बोलता हूं. पूरा मॉड्यूल निकाला पीडीएफ में, कंट्रोल एफ, ट्रू एंड फेयर. जिधर जिधर ट्रू एंड फेयर है वो सेंटेंस उठा लिया अलग अलग से, कैसे 10 पॉइंट बन गया. ऐसा नहीं होता है. अब ऐसे क्वेश्चंस थे 19 से, वो लोग सुधर गए हैं. अब नया प्रॉब्लम है, हर एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट है. एवरी क्वेश्चन विल हैव 4 पार्ट्स. I have to attempt 4 questions, so I have to answer 16 questions for 56 marks. And वो 16 में कोई भी ऐसे, कोई भी सेक्शन, कोई भी कारों का क्लॉज, कोई भी ऑडिट ऑफ ट्रस्ट के ऊपर पॉइंट, ऑडिट ऑफ होटल पे पॉइंट, किधर से भी आ सकता है. मतलब इस 56 मार्क के लिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग है लिटरली. और कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि नहीं वो अच्छा है, चैप्टर 1 पे पहला क्वेश्चन आएगा, कोई भी पार्ट से किधर भी. अरे कभी कभी ऐसा होगा वो आईसीए के मॉडल में जो एग्जांपल रहेगा वही उठा के क्वेश्चन बन जाएगा. मैंने सब उठा लिया, टेंशन मत लो. इतना एक्सपीरियंस तो है आईसीए क्या करता है. मतलब लिटरली, मतलब अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब याद तो करने का स्कोप ही नहीं है. अब मेरे को पूरा मटेरियल सब तरीके से हर कॉर्नर से पता होना चाहिए कि मटेरियल में किधर से क्या आता है, और फिर अगर मैं लॉजिकली समझ पाऊं तो मैं पेपर को अटेम्प्ट कर पाएगा. इस पेपर में मोर देन योर नॉलेज, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप एमसीक्यू देख के डर गए, एक केस स्टडी 4 मार्क की रहेगी, और उसकी वजह से आपको इतना स्ट्रेस आ सकता है जिसकी वजह से आपको बाकी 16 क्वेश्चन तो नीचे पढ़ना है, ऊपर 7 क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ना है. मतलब जस्ट इमेजिन योर ब्रेन हैज टू अंडरस्टैंड सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दोस 3 आवर्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. दिस इज गोइंग टू रिक्वायर कि आपको जेन्युइनली सब्जेक्ट समझता है, वरना पेपर मस्त बाउंसर जाएगा. आपको लगेगा कुछ भी पूछते, कुछ भी नहीं, वो वैसे ही पूछते हैं. तेरा अप्रोच तेरे को पहले से देख के रखने का है कि भाई आई शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. लेट देम आस्क व्हाटएवर दे वांट टू आस्क. आई शुड नो फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम. बात समझ में आया है क्या? 3 स्टेप प्रोसेस है. पहले सब समझना पड़ेगा, फिर उनके क्वेश्चंस पढ़ के देखना पड़ेगा वो पूछते कैसे, फिर लिखने पे जाना पड़ेगा. डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर लिख के कोई फायदा नहीं है. ऑडिट में क्वेश्चन ही नहीं समझेगा, हर बार नया क्वेश्चन आएगा. रिपीट भी होते हैं तो इस तरीके से होते हैं कि केस स्टडी का नाम हम ऐसे बदल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा सेम क्वेश्चन है. इधर प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को आंसर नहीं आता, प्रॉब्लम ये कौन सा वाला लिखूं. बात समझ में आया क्या? और तुझे लग रहा होगा मैं सब एक साथ लिख के आ जाऊंगा, 16 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, पेपर कभी कंप्लीट नहीं होगा. तुझे लग रहा होगा कॉस्टिंग कंप्लीट करना मुश्किल होगा. ट्राई दिस. I am not kidding. You try this. If you want to answer all the questions from your point of view, कितना लिख के, ज्यादा लिखने के लिए मार्क्स कट नहीं करते हैं, पर टाइम तो होना चाहिए. तो अगर सही में 210 के 4 आंसर में से डाउट में है कौन सा वाला लिख के आना है, चारों लिख के आऊंगा, you ended up spending time of 4 questions on 1 question, and it's going to be challenging. Understand that. And in theory, if you are attempting 100 marks, divide by 2. That should be your expectation. I will be on. मतलब सर आप तो बोलते हो 60 थियरी है बेटा, ये समझा सब सकता हूं, लैंग्वेज तेरा है. समझ रहा है मेरा बात? मेरा लैंग्वेज ठीक है, obviously improve होता है with time. I've been teaching this for years. I will remember everything. It's not a rocket science. I've been doing that for years. But for you to listen to me once एंड एक बार में सब समझ जाना, तेरा लैंग्वेज आईसीए से मैच हो जाना, इम्पॉसिबल है यार. तो तुझे उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. हाँ, व्हाट आई कैन गारंटी यू इज, ये प्योरली मेरे कंट्रोल में है. इस 56 में से 30-26 डिवाइड कर देना. ये आते हैं लॉजिकल क्वेश्चन जो पढ़ के समझ में आएंगे. कारों का क्लॉज नंबर 4 पूछ रहा है, सेक्शन 148 पूछ रहा है, 138 पूछ रहा है, समझेगा मतलब क्वेश्चन. ये 26 के लिए जो मैं क्लास में नोट लिखाते जाऊं वो चुपचाप लिखते जाने का. उधर से कुछ ढूंढ ढूंढ के 4-5 क्वेश्चन रहेंगे.
मतलब आपको पूरा पेपर को अलग तरीके से सोच समझ के प्रिपेयर करना पड़ेगा. रैंडम प्रोसेस विल नॉट हेल्प यू. यू वॉन्ट इवन, दैट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड. मे और मे नॉट वर्क. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सब्जेक्टिव है जिंदगी के अंदर. वैसे देखो तो समझने के बाद में 44 प्लस 30 74 पेपर देख के लगेगा आता है. और आपको एक बात और बोलता हूं मैं, पेपर लिखने का तो आपको लगेगा भी पेपर तो बहुत अच्छा था. पक्का बोलता हूं मैं पढ़ा रहा इसलिए नहीं बोल रहे हैं. इन जनरल आफ्टर राइटिंग द पेपर इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट, तुमको लगेगा यार ये पेपर अच्छा था, क्योंकि फील गुड फैक्टर भी आता है. इतने सारे क्वेश्चन से कुछ तो आते ही होंगे ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्वांटिफिकेशन इज अ चैलेंज. यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट? कि कितने मार्क्स से क्वेश्चन बढ़िया से आते थे और कितने मार्क्स में आप सोच क्या रहे थे, लिख क्या रहे थे. ऐसा होता है, आपको समझेगा. गिव इट सम टाइम. आपको दिमाग में लग रहा है मैं स्टैंडर्ड सही पढ़ रहा था, सही सोच रहा है, पर लिखते हुए कुछ और ही लिख रहा है. ऐसा होता है सर, 100%. इतने जब क्वेश्चंस आएंगे एक पेपर में तो बहुत रिस्क बढ़ जाता है. इसीलिए आपको जेन्युइनली उस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द एंटायर सब्जेक्ट. व्हेन आई गो थ्रू दिस, स्ट्रेस आने के बजाय आना चाहिए जितनी बार रीड कर लिया मैंने, जितना बढ़िया समझ लिया, और फिर ICAI के अपने जो लास्ट 4-5 अटेम्प्ट के पेपर है वो सॉल्व करने का. 2 मैं खुद सॉल्व करा दूंगा, बाकी बचे हुए आपको मिलेंगे खुद सॉल्व करने के लिए. उतना कर लोगे, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं है. जो एक्चुअल है वो आपको बोला है ऑनेस्टली. ना मैं आपको बहुत प्यार से अच्छा अच्छा बोलूंगा, ना मैं बहुत बुरा बुरा बोल. मैं बहुत न्यूट्रल आदमी है और मैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जेन्युइनली मैं न्यूट्रल होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है. इज दिस क्लियर टू यू? इतना बात समझ में आया क्या? अब जरा जाओ नीचे. थोड़ा पेपर का पैटर्न समझ में आया आपको? इज दिस क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? नीचे आ जाओ. अभी ICAI मॉड्यूल और अपने नोट्स. आपके दिमाग में पहला डाउट, सर ICAI मॉड्यूल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? फर्स्ट डे बोल रहा हूं, रास्ते में कम से कम 5-10 बार और बोलूंगा. लास्ट एग्जाम होने के, सॉरी तुम्हारा पढ़ाई होने के बाद मेरे से क्वेश्चन मत पूछना टेलीग्राम पे, शुड आई गो थ्रू द ICAI मटेरियल ऑल्सो? प्लीज डोंट आस्क दिस, आई एम टेलिंग यू. मैंने ICAI मटेरियल स्टार्ट से एंड तक सब पढ़ लिया है. उसमें जो जो सब लेना है इंक्लूड कर लिया है. सीक्वेंस कैसे समझना है, क्या करना है, सब बताऊंगा. डायरेक्ट मैच नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है. वर्ड बाय वर्ड सब मैच होगा, पर कौन सा वर्ड किधर है ये मेरे को मालूम है. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? बिकॉज आई बिलीव देयर इज अ सीक्वेंस जिसके अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ा जा सकता है. आपको जेन्युइनली बोलता हूं. अभी ले देखो, थोड़ा ICAI मॉड्यूल देखने का क्या तुमको? हैव यू एवर ओपनड ICAI मॉड्यूल्स? करना चाहिए तुमने यार. देखो ना जरा, 11 चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में. अब देखो, एक BCom पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ऑल सिलेबस 13 चैप्टर्स थे, 11 ही है. सिलेबस कम हो गया. बहुत बड़ी गलतफहमी है. इस बार ICAI का स्ट्रेटेजी यही था, नंबर ऑफ चैप्टर कम कर दो, पर जब चैप्टर के अंदर जाओगे तो समझ में आएगा क्या हुआ है. 11 चैप्टर्स उन्होंने 2 मॉड्यूल में डिवाइड किए हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2. एवरीवन, ICAI ने आपको चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है. अच्छा काम किया है. वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है? टोटल 11 चैप्टर्स. लेट मी शो यू अ बाइफर्केशन. लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बाय ICAI 1, 2 till 11. 2 अप्रोच है, सुनना शांति से. मैं पूरे 11 चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं. One is your auditing standards. One is your, have you heard of auditing standards? Like the way you have accounting standards AS. तो हम जब ऑडिट करते हैं, ऑडिट कैसे करना चाहिए उसके लिए स्टैंडर्ड्स दिए. जैसे अकाउंटिंग कैसे करना है उसके लिए AS इंडेक्स दिया है, तो ऑडिट कैसे करना है उसके लिए क्या दिए? SAs दिए. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. सर हमारे सिलेबस में SAs है क्या? हाँ, छोटा सा लिस्ट है. One second. ये आपका लिस्ट ऑफ एसेज है. सर आउट ऑफ 36, सीधे सीधे बात करो, हाउ मेनी ऑफ देम आर एप्लीकेबल? ऑल एक्सेप्ट, थोड़ा एक स्पेशल मार्क करके दिया और ई लिखा है. ई मतलब एक्सक्लूडेड. बट देर हार्डली, इफ यू आस्क मी, 2, 3, 4, 6, बस 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 बस.
मतलब 30 तो एप्लीकेबल है, और जो 6 भी जो निकाल दिए ना वो भी मेरे को लगता होने चाहिए थे। हाँ सर, तुमको तो ये लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा नहीं सर, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जितना रेलेवेंट पता होना चाहिए बता दिया जाएगा। इधर नहीं प्रिंट किया है क्योंकि आईसीआई ने प्रिंट नहीं किया है, क्योंकि तुम वो देखोगे पहले तो क्लास में सुनोगे नहीं, क्योंकि जैसे ही बोल दिया एक्सक्लूडेड है तुम बोलेगा ओके। फिर तुम एग्जाम वाले एक दिन पहले पढ़ना शुरू करोगे, वो स्टैंडर्ड देख के बोलोगे तो आता ही नहीं है मेरे को, फोटो भेज के मेरे को सर क्या करूं इसका, मेरे को तभी आंसर ये देना एक्सक्लूड, तो मैंने तेरे मटेरियल से एक्सक्लूड ही कर दिया उसको, ताकि तू मेरे से डाउट फालतू का पूछे ना। बट इसके बारे में जो समझाना है, जो लिखवा के देना है, दैट आई विल हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट। आई विल गिव यू अ सिंपल समरी ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स जो आपके लिए सिलेबस में नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। बाकी 30 स्टैंडर्ड्स आपके लिए एप्लीकेबल है। ये लिस्ट है सर, ये एसेज से ही आईसीआई ने बनाए हैं 8 चैप्टर। ये स्टैंडर्ड से ही आईसीआई ने क्या बनाया है, 8। सो आउट ऑफ 11, 8 चैप्टर्स आर अराउंड एसेज। सो सर इफ आई लुक एट दीज चैप्टर्स का लिस्ट, सिंपल फंडा है, 3 चैप्टर छोड़ दो। चैप्टर 5, 9 and 10, except these 3, all 8 is nothing but essays। तो सर सिंपल फंडा है, ये 3 चैप्टर का 100 में से कितना वेटेज है, 18 मार्क्स होना हायर साइड, 20 मार्क्स होना हायर साइड। ऐसा रेंज देता है इसे, 12 to 18 के कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब कहना इसे हायर से 38 मार्क्स, अरे बराबर है कि नहीं है, उन दोनों का कंबाइंड है, 9 to 9 का वेटेज आईसीआई ने कंबाइंड दिया है, 12 to 18, 38 मार्क्स निकाल दो, मतलब 62 मार्क्स एसेस से आ सकता है। अब इसमें एसेस के अलावा थोड़ी जनरल चीजें भी होती है जो लॉ से आई है, क्योंकि अब उन्होंने क्या कर दिया, लॉ के स्पेसिफिक चैप्टर्स को ऑडिट से हटा दिया। पहले कंपनी ऑडिट 138 से 148 प्लस 177 एज इट इज ऑडिट में था, अब उन्होंने उसके सिर्फ एप्लीकेशन डाल दिया है। जैसे एक सेक्शन है 143 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, वो उन्होंने अभी भी छोड़ दिया, उनको मालूम था कि इधर ही समझेगा। लॉजिकल है, मतलब वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही समझ सकता है, उसके पहले नहीं समझ सकता है। तो कुछ कुछ जगह उन्होंने सेक्शंस के रेफरेंस दिए हैं, तो मेरे को वो सेक्शंस आने चाहिए, पर मैं उनको एसेस के वेटेज में काउंट कर रहा हूं। मतलब मान के चलो जब हम 62 मार्क का प्रिपरेशन करेंगे, हमारा फोकस स्टैंडर्ड्स पे होगा, हमारा फोकस कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस पे होगा, कुछ कारो करके आता है, सुना है क्या वर्ड कारो, CARO, नाम सुना है कि कभी गलती से, ऐसा लॉ के अंदर ऐसा होता है। कारो एक रेफरेंस के लिए आता है, 143 के अंदर ही आता है, आपको बताया जाएगा। जो ऑडिट रिपोर्ट के साथ में इंक्लूड करते हैं वो कारो वाला पार्ट, मतलब ऐसे 62 मार्क का वेटेज बनेगा ऑन स्टैंडर्ड्स। ओके सर, इतना समझ में आया है क्या, क्या बाइफर्केशन समझा क्या सर? अभी हम कैसे पढ़ने वाले हैं, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। हमने इन 11 चैप्टर को 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, 2 मॉड्यूल्स। द फर्स्ट मॉड्यूल सिंस डे 1 आई कॉल दिस एज एसे मॉड्यूल। जब आईसीआई के 13 चैप्टर थे तब भी वैसा ही था, एक जमाने में 9 चैप्टर थे तब भी ऐसा ही था, एक बार बहुत पहले 15 थे तब भी ऐसा ही था। व्हाट आई हैव डन इज उन चैप्टर्स में से जो स्टैंडर्ड्स है सारे के सारे वो निकाल लिए और उसको इस मॉड्यूल में इंक्लूड कर दिया। आई कॉल दिस फर्स्ट मॉड्यूल एज माई एसे मॉड्यूल, जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स का लिस्ट मिलेगा आपको, और फिर 200 सीरीज से 700 सीरीज, जो जो स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में रेलेवेंट है, इसमें गो विथ माई वर्ड 100% जो जो आईसीआई मॉड्यूल में उस स्टैंडर्ड के लिए लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड उठाया मैंने। उसके अलावा जो मुझे लगता है होना चाहिए, जिसके बिना तू नहीं समझ सकता है, वो भी मैंने रखा है। क्यों नहीं समझ सकता उसके बिना? ट्रस्ट, मेरे को कोई मजा नहीं आता फालतू को पढ़ा के। जो काम का चीज है उतना ही, स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े हैं, 2000 पेज है तुमको बोला ना मैंने, फिर भी 300 पेज में खत्म होगा। मतलब ये बेयर मिनिमम है बच्चों, दिस इज बेयर मिनिमम, इसके नीचे नहीं जा सकते हैं अपन। सारे स्टैंडर्ड्स को उठा के सिंगल मॉड्यूल, द फर्स्ट मॉड्यूल इज कॉल्ड एज एसे मॉड्यूल। इसमें आपका मेजॉरिटी 50 to 55 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ये आपका बेस है। अगर ये समझ में आया तो आगे वाले चैप्टर्स बहुत ईजी जाएंगे। एक बात सोचो शांति से, एक सिंपल स्टेटमेंट बोलता हूं, सुनना। अकाउंटिंग कैसे करते हो? एज पर एएस। ऑडिट कैसे करना चाहिए? एज पर एसएस। अगर मैं आपको एसएस से ऑडिट का प्रोसेस समझा दूं, फिर ऑडिट किसी कंपनी का हो, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, ट्रस्ट का हो, है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही।
कंपनी इंडियन कंपनी का हो, यूएस कंपनी, अरे कोई सा भी हो, ऑडिट का प्रोसेस विल रिमेन सेम। आई यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दैट इज वाई फर्स्ट जितना टाइम लगेगा, आपको बोल रहा हूं मिनिमम 80 आवर्स मिनिमम। इस बार स्टैंडर्ड्स बहुत डिटेल में है। आई एम हैप्पी दे ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी टॉट। 100 घंटा भी जा सकता है सिर्फ स्टैंडर्ड्स, उससे पूरा प्रोसेस समझेगा। वो समझा, उसके बाद तू कोई भी इंटर का चैप्टर निकाल ले, फाइनल का चैप्टर निकाल ले, एनबीएफसी का ऑडिट निकाल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एवरी गॉड डैम थिंग विल बी सेम, प्रोसेस विल रिमेन सेम, इट कैन नॉट चेंज। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, एनबीएफसी इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, तो आरबीआई बैंकिंग कंपनी इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, बराबर है कि नहीं है? वो उसके गाइडलाइन फॉलो करने का, बाकी सब सेम है, फॉर्मेट अलग होगा, बट इनकम तो इनकम होता है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, एसेट लायबिलिटी तो सेम रहेगा यार। मतलब ऑडिट करने का तरीका बदलने वाला नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट सब सेम रहने वाला है। राधा तुझे मैं चैलेंज करता हूं ये पढ़ने के बाद में, तो एक काम कर, सीपीए कर, एक एग्जांपल दे रहा हूं तेरे को, उसके लिए ऑडिटिंग निकाल ले, सब सेम है। क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आईसास, जिधर से हमने एसएस को कॉपी किया है। आईसा इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जहां से दुनिया भर का हर कंट्री अपना स्टैंडर्ड्स बनाता है। हमने आईसा से बनाया है ऐसे छोटा मोटा कॉस्मेटिक, जैसे आईएफआरएस की वजह से एएस का बन गया इंडेस, समझ में आया क्या? वैसे ही हमने आईसा से बना दिया ऐसे, तो वही आईसा सब जगह रेलेवेंट है। ऑडिट एविडेंस उधर भी ऑडिट एविडेंस ही है, रिपोर्ट रिपोर्ट ही है, दे डू नॉट चेंज। अंडरस्टैंड, दीज आर ग्लोबल टर्म्स। That is why think about this definition of audit में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज नहीं किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज किया। बात समझ में आया क्या? बिकॉज आई वॉन्ट आपका अंडरस्टैंडिंग इतना ग्लोबल होना चाहिए कि तो उसके बाद किसी भी एंटिटी का ऑडिट करे, बस उस कंट्री के लॉ समझने चाहिए, बेसिक टैक्सेशन रूल समझने चाहिए। तो लॉजिकल है कि नहीं है? आई कांट अप्लाई इनकम टैक्स एक्ट इन आयरलैंड, अरे उतना तो दिमाग लगाएगा ना यार। बट तेरा ऑडिटिंग का अप्रोच जो है वो 100% ग्लोबल होगा, एंड आई मीन दैट, बिकॉज प्रोसेस समझने का अप्रोच वैसे ही होना चाहिए। ट्रस्ट मी, नॉर्मली पीपल विल स्टार्ट ICAI, our ICAI, they've given us 11 chapters. Why to do होशियारी? Start with chapter 1, chapter 2. मेरे को नहीं समझता है, मैं नहीं पढ़ा सकता है, तुमको समझ ही नहीं सकता, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को लगता है तुमको पढ़ाना चाहिए ऑडिट में कितने स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड्स की सीरीज क्या होती है, कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए बनाया है। मतलब मेरे को लगता है एक प्रोसेस है। देखो सोचो बेटा, ऑडिटिंग ना एक बात सिंपल शब्दों में 5 स्टेप प्रोसेस है। अब प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, टू फिनिश ऑल 5 स्टेप्स आई हैव टू स्टार्ट। सो कैन आई से, अगर मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, वो प्रोसेस के लिए तो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तेरा पूरा मटीरियल उसके अराउंड है। वंस आई अंडरस्टैंड दैट, ट्रस्ट मी, आपको आईसीआई, तुमको अगर मेरे से डाउट आता ना मेरे पे अगर, तो लेट मी फिनिश ऑल स्टैंडर्ड्स, फिर तुम निकालना आईसीआई मटेरियल। एक दिन, एक संडे जिस दिन मैं छुट्टी देता हूं, उस दिन आईसीआई मटेरियल निकालना, मस्त आईसीआई मटेरियल को बोला मैं पढ़ूंगा, तेरे को पढ़ना, सब समझ में आएगा तेरे को। उस दिन बंद कर देना चुपचाप वापस, और फिर जो बोलता फॉलो कर लेना। बात समझ में आया क्या? आई एम टेलिंग यू, आई कैन राइट दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू यू। आई हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम देयर, it's just that I've changed the sequence, I've changed the way it should be taught, उसका mechanism, because I believe वो सही तरीका है, ताकि एक बच्चा जिसने कभी ऑडिट नहीं सुना है वो सुन सकता है। रिमेंबर, ये सब्जेक्ट तेरे लिए एक नया लैंग्वेज सीखने जैसा है। आई यूज द वर्ड मटीरियल मिसस्टेटमेंट, यू डोंट नो द आंसर। तुमने बोला ट्रू एंड फेयर, यू डोंट नो द मीनिंग। तुमने बोला ओपिनियन, यू डोंट अंडरस्टैंड। अभी तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो, जस्ट टू टेल यू हाउ डिफरेंट आंसर्स कैन कम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, तुमने याद है ना बोला ना आज ऑडिट में सर हम क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं। अरे हम क्या करते हैं ऑडिट में, ओपिनियन देते हैं ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन आर देयर? हम ऑडिट में क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं ना। अरे तुमने अभी डेफिनेशन लिखा ना यार, हम ऑडिट में क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं ना भाई। कितने टाइप के ओपिनियन होते हैं? देयर आर 4 ऑप्शंस, 2, 3, 4 या 1। कितने टाइप के ओपिनियन होते हैं? गलत जवाब। सर आर यू श्योर? हाँ, आई एम रियली श्योर।
आई प्रूव इट टू टुमारो, डोंट वरी। समझ में आया क्या? डिस्कस मत करो, सुनो मेरा बात। मुझे पता है, मैं ग्रुप 2 में ऑडिट बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं। बच्चा आने के बाद क्या रहता है सब पता है। नो एरोगेंस, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। यू कांट अंडरस्टैंड। आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन बताने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताने चाहिए? क्योंकि आपको उनका मतलब ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं ओपिनियन देते किस पे, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। उसमें एसओसी होता है, वो आज पता चला। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आता है, वो आज पता चला। समझ में आया क्या रियलिटी? There's nothing wrong. Please try to accept one thing, that you have to sit here with an open mind. Completely. And I am going to tell you what is there as per bare standards. And I mean that. I've gone through that word by word multiple times. And trust me, I'm saying a sentence which you may challenge. As a teacher, every time I read a standard, I learn and understand it better. Because standards are always open for interpretation. There are lot of content जो अंदर लिखा होता है explanatory notes में, हर बार आप रीड करते हो ना तो आपको भी अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। कोई इंसान नहीं बोल सकता है कि मैंने ऐसे कर लिया कि मेरे को सब पता है। हर बार रीड करने के बाद इंटरप्रिटेशन बदल सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं आपके। आप समझ रहे हो ना मेरा बात? इसीलिए आपको बस वो माइंडसेट रखना पड़ेगा जेन्युइनली। एक चीज और बिफोर वी कंक्लूड for this first lecture, obviously you know that we'll have a lecture after the lunch break also, तब हम सीधा पढ़ने पे अटैक करने वाले डायरेक्टली। एक बात आपको बोल देता हूं, पहले 5-7 दिन जेन्युइनली बहुत सारे लोगों को लगेगा overheads is a understatement. You will understand when I start tomorrow. You have no clue. I am telling you directly. पहले 5-7 दिन ऐसा लग सकता है। आप में से कुछ लोगों को यह भी लगेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ओके, प्लीज लिसन टू मी। 5-7 दिन कोई भी नया लैंग्वेज सीखने के लिए जाओगे, पहले कुछ शब्द मुश्किल ही लगेंगे। आप पहली बार सुन रहे हो, धीरे धीरे आपको वो प्रोसेस या वो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग आना शुरू होगा, तो आपको मजा आना शुरू होगा। मैं आपको पहले दिन फील गुड देने के लिए मस्त टाइम पास चीज निकाल सकता है और पढ़ा सकता है। There are two problems. If I tell you very easy things, you will think subject is nice. Then you will have a problem later on. Number 2, if I tell you too many things, मैं मस्त पूरा ऑडिट का प्रोसेस समझाई देता हूं लिख करके, then also there is a problem. I understand, but you also need to understand. So we have to go slow. Some of you will be like, इतना slow? हाँ. It is tried and tested. कहीं कहीं ऐसा लगेगा नींद आ रही है, पानी पीने का, पड़ोसी सो रहा है उसको लत मारने का, चांटा वाटा नहीं मारने का, ऐसा डिस्टर्ब नहीं करने का, ऐसा टक करने का, प्यार से च्युइंगम खाते रहना है, खाते रहने का। तुमको लगता है खाना खाना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है सुनने का, सोने का नहीं। समझ में आएगा मेरा बात? एक ही रिक्वेस्ट, अगर कोई सोया मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। समझ रहे हो मेरा बात? बस मेरे को उस एक चीज से प्रॉब्लम है, वो तुमने करने का नहीं। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो लेक्चर 1 का पार्ट 2 रहेगा। फेस टू फेस स्टूडेंट्स, आपसे 1-2 रिक्वेस्ट है, आप 1 मिनट बैठिएगा, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग नया लेक्चर लंच के बाद देख सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। अतुल लेक्चर पॉज कर दे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज